हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET UG यानी कि अंडर ग्रेजुएशन, जो आपका बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर था 2024 का, उसके हम क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, इसमें कहा गया है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ। जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं वो किसका रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी होगी कि एनालॉगस और होमोलॉगस क्या ऑर्गन होते हैं और ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए, दो चीजें हैं, एक है हमारा होमोलॉगस और दूसरा है हमारा एनालॉगस। ठीक है, होमोलॉगस मतलब क्या हुआ कि जिनकी ओरिजिन सेम होती है उन्हें हम होमोलॉगस कहते हैं। ये चीज हमने कल वाला जो छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें भी सेम चीज हमने डिस्कस की थी। तो होमोलॉगस मतलब हो गया जिनकी ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। जैसे घोड़े के आगे वाले पैर और हमारे हाथ का जो काम होता है वो किसी चीज को पकड़ने और उस चीज के लिए किया जाता है, लेकिन जो घोड़े के पैर होते हैं वो उसके रनिंग में काम आते हैं। वहीं जो बर्ड के पेटाजिया होते हैं वो फ्लाइंग में काम आते हैं। तो ये सारे होमोलॉगस ऑर्गन है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंस है। वहीं दूसरा होता है आपका क्या, एनालॉगस ऑर्गन। इनकी ओरिजिन तो अलग अलग होती है लेकिन फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो अब देखिए होता क्या है कि दो चीजें होती हैं। एक, जैसे आप देखिए ये आपके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, इनको दोनों के फंक्शन क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो दोनों चीजें यहां पर आकर के मिल रही हैं, तो इस तरह का जब इवोल्यूशन होता है तो उसे हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। और वही क्या हो कि अगर एक पॉइंट से बाइफर्केशन होकर के दो जगह जाए तो इसे हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा एनालॉगस ऑर्गन होता है उसमें क्या होता है कि ओरिजिन तो अलग अलग होती है लेकिन फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपका एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। डाइवर्जेंट में आज क्या होता है कि बाइफर्केशन हो जाता है, और कन्वर्जेंट में क्या होता है कि वो वापस आकर के एक पॉइंट पर मिल रहे होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आपका देखा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ये एनालॉगस आपका जो है वो आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-विम्बर्ग इक्वेशन। इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो हार्डी-विम्बर्ग इक्वेशन को इफेक्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि हार्डी-विम्बर्ग इक्वेशन जो है वो होती क्या है। तो एक साइंटिस्ट, दो लोग साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हार्डी और विम्बर्ग। गॉडफ्रे हार्डी, ये इनका बर्थ था 1877 और डेथ जो है वो 1947। हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में और ये 1947 में इनकी डेथ हो गई थी। वहीं जो आपका विलियम विनबर्ग हार्ब जो है, इनका जो है ये आपका हो जाएगा 1862 और 1937। तो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे हार्डी विम्बर्ग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। उस इक्वेशन में देखिए क्या कहा गया था। तो उन्होंने बोला हार्डी विम्बर्ग इक्वेशन में इन्होंने कहा कि यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है p² प्लस 2pq प्लस q² इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि ये इनकी इक्वेशन है जिसमें बोला गया, जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते थे ना a² प्लस b² प्लस 2ab, उसी तरह से इन्होंने बोला p² प्लस q² प्लस 2pq। तो ये यहाँ पर इनकी इक्वेशन इक्वल टू इसमें क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये हार्डी विम्बर्ग की इक्वेशन हो गई। इसको दूसरी तरह से अगर हम लिखें तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, p प्लस q, इन दोनों का रेशियो जो है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये हार्डी विम्बर्ग की इक्वेशन हो गई। अब हार्डी विम्बर्ग इक्वेशन जो है वो किन किन कंडीशन में फॉलो होती है वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो हार्डी विम्बर्ग जो है वो 5 कंडीशन है जहां पर वो फॉलो होगी। तो पहली कंडीशन है कि जो पॉपुलेशन साइज है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन साइज जो है वो अगर स्मॉल होगा तो वहां पर हार्डी विम्बर्ग इक्वेशन जो है वो सही से काम नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट है आपका कि रैंडम मैटिंग होनी चाहिए। रैंडम मैटिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी इंडिविजुअल के साथ में मैटिंग कर सकता है। जो हमारी जो ह्यूमन कम्युनिटी है उसमें नॉन रैंडम मैटिंग होती है, यानी कि सबका फिक्स होता है कि हस्बैंड वाइफ के साथ में ही मैटिंग करेगा। तो इस तरह से हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें नॉन रैंडम मैटिंग होती है। लेकिन जो हार्डी विम्बर्ग की इक्वेशन है उसमें उन्होंने बोला कि कैसी मैटिंग होनी चाहिए, रैंडम मैटिंग होनी चाहिए, यानी कि किसी का फिक्स नहीं होगा, कोई कहीं पर भी मैटिंग कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि नो म्यूटेशन, यानी कि हार्डी विम्बर्ग जो पॉपुलेशन होगी या इक्वेशन होगी वहां पर म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि वहां पर नेचुरल सिलेक्शन जो है वो काम नहीं करना चाहिए। नो जीन फ्लो, नो जीन फ्लो का मतलब हुआ कि उस पॉपुलेशन से ना तो इंडिविजुअल बाहर जाने चाहिए और ना ही बाहर से इंडिविजुअल जो है वो उस पॉपुलेशन में आने चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नो सिलेक्शन, यानी कि जो आपका म्यूटेशन नहीं होना चाहिए और ना ही नेचुरल सिलेक्शन वहां पर काम करना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट हैं जो हार्डी-वेबर इक्वेशन में फॉलो होने चाहिए। अब आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सा है। एक हो गया आपका नॉट अफेक्ट दी हार्डी-वेबर, कौन हार्डी-वेबर को अफेक्ट नहीं करेगा। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो हार्डी-वेबर को अफेक्ट करते हैं। तो एक आपका हो गया जीन माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन जो है वो आपका अफेक्ट करता है, ठीक है। जो आपका हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट आपका अफेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन अफेक्ट करता है, लेकिन जीन पूल जो है, जो जीन पूल है आपका, ये हार्डी-वेबर इक्वेशन को अफेक्ट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारा जाएगा कौन सा ऑप्शन, कौन सा जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा, यानी कि जीन पूल। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का आपके साथ यही है कि अभी आपका कुछ दिन में CUET का एग्जाम होने वाला है यूजी का, तो आपको यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नहीं बोला मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट रिपीट आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको ध्यान से करिए, हो सकता है अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन का एक बोनस मिलेगा आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट वाज मोर लाइक एन एप। तो इनमें से कहा है कि कौन सा प्राइमेट जो है वो बंदरों की तरह, जो एप थे उनकी तरह दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो ह्यूमन का एवोल्यूशन है उसमें कई सारी स्टेजेस दी गई हैं। तो यहाँ पर सारी स्टेजेस जो है वो मेंशन कर दिए, कह रहे हैं कि इनमें से कौन जो है वो एप के तरह दिखते थे, मोर लाइक एन एप। तो यहाँ पर देखिए जब ह्यूमन का एवोल्यूशन हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपका आता है ड्रायोपिथेकस, फिर आता है आपका रामापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हेवेलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सैपियंस, और उसके बाद में आपका आएगा मॉडर्न मैन, होमो सैपियंस। यहीं से आपका एक क्वेश्चन जो है वो UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। वहां पर आपसे पूछा था कि जो कौन है वो ह्यूमन जो है वो किसके ज्यादा करीब है। तो यहाँ पर देखिए अगर एप उसमें देता तो एप या चिंपैंजी के सबसे करीब होते हैं, वहां पर एप चिंपैंजी नहीं दिया था, उसके अलावा जो ऑप्शन दिए थे तो वह भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका एप के मोर क्लोजली होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके एप रहे होंगे, ठीक है, इससे ह्यूमन का एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ड्रायोपिथेकस। तो यानी कि आपका बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। अब यहाँ पे आप और पॉइंट देख लीजिए। तो जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ तो आपका ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलो, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलो से मेंशन किया हुआ है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर होमो हेवेलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल और होमो सैपियंस। यूपीएचएससी में आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन मिले थे, एक में आपका ये सीक्वेंस बनाना था कि किस सीक्वेंस में एवोल्यूशन हुआ है, और दूसरा कि कौन जो है वो एप के ज्यादा करीब है या ह्यूमन के कौन सबसे करीब था। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पर क्या है कि ग्रेड ग्रुपिंग जब की गई तो यहां पर आपकी तरफ उंगली की गई है, तो यानी कि यहां पर हो गया कौन, ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन के सबसे करीबी अगर देखा जाए तो वो आपके होते हैं चिंपैंजीज और दूसरा होता है बेबून्स। तो ये चिंपैंजी और बबून जो है वो यूपीएचएससी वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं था, वहां पर था आपका गोरिल्ला था और था ओरंगटन। तो आपसे पूछा था कि कौन करीब है, तो यहां से जब आप मूव करेंगे पीछे की तरफ तो सबसे पहले आपके चिंपैंजी, बबून्स, बोनबोस आएंगे, बबून्स नहीं बोनबोस आएंगे, फिर आपका आएगा कौन, गोरिल्ला आएगा। तो वहां पर जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा, गोरिल्ला जाएगा। वही चीज यहाँ पर देखिए जब आप इनका एवोल्यूशनरी ट्री बनाते हैं, फाइलोजेनिक ट्री बनाते हैं, तो यहाँ पर आपका ये हो गया कॉमन एंसेस्टर, फिर यहाँ से एक ये निकल गई है आपकी ओरंगटन के लिए, यहाँ से जब आप ये ब्रांच से माइग्रेट किए तो ये आपका आ गया गोरिल्ला, फिर आपका आ गया बोनबो, फिर आपका आ गया चिंपैंजी और सबसे लास्ट में आ गया कौन, आप यानी कि ह्यूमन की बात की गई है। तो उसमें ये पूछा गया था कि ह्यूमन के कौन करीबी है, तो चिंपैंजी और बोनबो था नहीं, वहां पर था गोरिल्ला और ओरंगटन। तो अब यहां से आप जब पीछे की तरफ मूव करेंगे तो आपका आंसर जो जाएगा वहां पर क्या, गोरिल्ला। तो यहां से हो सकता है कि आपसे इस बार कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहां पर कहा गया है न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद, न्यूक्लियोसोम जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन, कितने हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ में एसोसिएटेड रहता है। तो देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है एटम और दूसरा होता है मॉलिक्यूल। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप देखिए तो एक सिंगल जो है इसको हमने नाम दे दिया एटम, यानी कि ये हीलियम का एटम है, और जब 2 एटम मिल रहे हैं तो यहाँ पर क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया, और जब 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल मिलते हैं तो वो बन जाता है आपका क्या, कंपाउंड बनता है।
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या, मॉलिक्यूल पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके हिस्टोन जो होता है इसमें टोटल 8 मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो हिस्टोन जब न्यूक्लियोसोम मॉडल बनता है तो वहाँ पर हिस्टोन जो है वो ऑक्टामर कंडीशन में होता है। ऑक्टा मतलब हो गया 8, तो यानी कि यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 सब यूनिट देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर आपकी 2 यहाँ पर हो गई, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे टोटल जो है वो आपकी जब इनको आप काउंट करेंगे तो ये आपकी कितना है, ऑक्टामर है, यानी कि टोटल 8 सब यूनिट होती हैं। अब इसमें होता क्या है, H2A की 2 होंगी, H2B की 2 होंगी, H3 की 2 होंगी, H4 की 2 होंगी, यानी कि ईच की 2 सब यूनिट है, यानी कि टोटल कितनी है 8। और ये जो यहाँ पर आपका ये डीएनए जो हिस्टोन होता है इसको H1 नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, लिंकर हिस्टोन। यहाँ से भी आपके यूपीएससी में एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, 8। ये हिस्टोन ऑक्टामर होता है जो डीएनए के चारों ओर रैप्ड होता है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये न्यूक्लियोसोम बनता है इसमें टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड जो है वो रैप होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड के अराउंड जो है वो इसके चारों ओर, हिस्टोन के चारों ओर रैप हो जाते हैं। इसमें 145 और ऐसे इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि कौन लिंकर होता है और कौन जो है वो मतलब कोर के चारों ओर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसमें कहा है सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसको सॉल्व करने की देखिए कि कोशिश करिए कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में देना होता है कि करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया। तो आपको बताना है कि करेक्ट कौन से स्टेटमेंट है। तो आपको 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आप आंसर बताने की कोशिश करिए। चलिए आपका समय समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था उसमें जो कितने मिलियन बेस पेयर थे, तो 31647 मिलियन बेस पेयर थे। अब देखिए क्या किया जाए, मिलियन को बिलियन में कन्वर्ट किया जाता है। तो 1 बिलियन में 1000 मिलियन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको आपको बिलियन में कन्वर्ट करना है तो आप इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.167 बिलियन। तो किसी किसी क्वेश्चन में मिलियन की जगह वो बिलियन में पूछ लेता है, तो आपको यहाँ पर ये जो डाटा है इसको याद रखना होगा। तो यहाँ पर जो आपका 31647 मिलियन बेस पेयर है, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस पेयर। तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। एक जीन में एवरेज में अगर हम बात करते हैं तो 3000 बेस पेयर जो है वो पाए जाते हैं। तो यानी कि जो आपका बी स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट 30,000। उसके बाद है द फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन। तो आप यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए इनको जरा देख लीजिए। तो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में HGP के नाम से भी जाना जाता है, एन इंटरनेशनल साइंटिफिक एफर्ट। ये इंटरनेशनल यानी कि कई देशों के द्वारा मिलकर चलाया गया था। इनिशिएटेड इन 1990, ये स्टार्ट हुआ था 1990 में और कंप्लीट हुआ था कब, 2003 में। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दैट एम्ड टू मैप एंड सिक्वेंस द एंटायर ह्यूमन जीनोम। इसका एम जो है वो ये था कि जो पूरा ह्यूमन जीनोम है उसको सिक्वेंस किया जाए और टोटल नंबर ऑफ जीन कितने हैं वो सब पता किया जाए, ताकि जो जेनेटिक जो डिफिकल्टीज होती हैं उनको ये आसानी से रिजॉल्व कर सकें। तो इसके लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो द ह्यूमन जीनोम इंडेडेड कंटेंट अप्रोक्सीमेटली 3.2 बिलियन बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर हैं, 3.2 बिलियन। ये बिलियन में बोला गया है, अगर आपको मिलियन में कहा जाए तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। विच इज ऑफन राउंडेड टू 3164.7 मिलियन बेस पेयर। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो आपका क्या है, सही है। इट इज करेक्ट दैट लेस देन 2% ऑफ द ह्यूमन जीनोम कोड्स फॉर द प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर दिया हुआ है लेस देन 2%, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। विच इज ऑफन राउंडेड टू, ये आपका हो गया 2% करेक्ट है। द मेजॉरिटी ऑफ द जीनोम कंसिस्ट ऑफ नॉन कोडिंग रीजन। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यानी कि वाला स्टेटमेंट है ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। अब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद में कुछ कंक्लूजन्स निकले। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जीन जो है वो किस क्रोमोसोम पर थे, तो सबसे ज्यादा जीन जो है वो आपके क्रोमोसोम नंबर 1 पर थे।
अगर आपसे वही चीज पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा, तो भैया आपने बता दिया, लेकिन सबसे कम किस क्रोमोसोम पर थे, तो सबसे कम जो थे वो आपके थे किस पर, वाई क्रोमोसोम पर। तो वही पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि क्रोमोसोम 1 एक्चुअली हैज मोस्ट जीन्स ऑफ ऑल द क्रोमोसोम, नॉट द फ्यूएस्ट। तो क्रोमोसोम जो आपका 1 था उस पे सबसे ज्यादा जीन थे। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, मतलब क्रोमोसोम नंबर 1 पर थे। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 के अलावा अगर किसी स्टेटमेंट पे बोला जाए कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जीन जो है वो दूसरे किसी क्रोमोसोम पर था, तो स्टेटमेंट आप मानेंगे गलत है, क्योंकि सबसे ज्यादा किस पर है, क्रोमोसोम नंबर 1 पर है। ठीक है, क्रोमोसोम Y डज नॉट हैव द मोस्ट जीन, Y पर सबसे कम है, सबसे ज्यादा नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आप यहां पर मैच करा लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर है टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड जीन, तो यहाँ पर जो आपका ये 50% डिस्कवर्ड जीन का फंक्शन जो है वो अननोन है। तो आप इस तरह से यहाँ पर जो करेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आपका जो सही स्टेटमेंट जाएगा यहाँ पर आप मैच कराइए ए बी डी ई। तो ए बी डी ई, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका मुझे लगता है कि ये सारे स्टेटमेंट ही आपके सही जाएंगे। तो ए बी डी ई जो है यहाँ पर अलग से किसी में नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका ये फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये आपका सही जाएगा। इसको आप एक बार क्रॉस चेक करिए, देखिए कि कौन सा सही जा रहा है। मैं इसको फिर क्लियर करता हूं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका ये ही जाएगा, ए बी सी एंड डी। यहाँ पर जो जीन का नंबर है वो 30,000 के आसपास ही होता है। तो इसका आंसर जो है वो आपका फोर्थ जो है वो करेक्ट जाने वाला है। आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला क्या, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम जो है, सबसे ज्यादा जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, और सबसे कम जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर Y पर होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर 1 पर और सबसे कम जो है वो क्रोमोसोम नंबर Y पर। ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मैचिंग कराना है आपको। तो सबसे पहला आपका है, आपका आंट ईटर दिया हुआ है, बॉबकैट दिया है, लीमर है और फ्लाइंग स्क्वायरल है। इसमें आपको साइड में मैच कराना है कि ये काउंटर पार्ट मार्सुपियल्स कौन से हैं। यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल दिया हुआ है। तो आप जब मैच कराएंगे तो ये आपका नम्बैट बैंडेड एंट ईटर जो है ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये इसकी जो है वो जीप टाइप की है। ये क्या करता है, इसको जो बिल होते हैं उसमें घुसा करके ऐसे चींटियों को ये खा लेता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, नम्बैट जो है वो आंट ईटर हो गया। तो एक आपका चला जाएगा क्या, सेकंड। अब आप देखिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन के मेथड के द्वारा क्या होता है कि आप जो रॉन्ग आंसर हैं उनको पहले एलिमिनेट कर देते हैं। तो ए का आपका जा रहा है सेकंड, नम्बैट आंट ईटर है, तो ए का सेकंड आपका देखिए यहाँ देखने को मिल रहा है, और ए का सेकंड जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी कि आपका जो फोर्थ और थर्ड ऑप्शन है ये आपके क्या हो गए, गलत हो गए। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बॉबकैट। तो बॉबकैट जो है ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। आप इसको देखेंगे तो ये आपको थोड़ा उसकी टाइगर की तरह या उसकी तरह देखने को मिल रही है। तो जो बॉबकैट इज ए मीडियम साइज वाइल्ड कैट नेटिव टू नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका की नेटिव है। ठीक है, नोन फॉर इट्स डिस्टिंक्टिव शॉर्ट टेल। इसकी जो पूंछ होती है देखिए यहाँ पे बहुत छोटी सी आपको दिख रही है, तो ये अपनी शॉर्ट टेल के लिए अलग से जानी जाती है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्या, बॉबकैट। जैसे बॉय कटिंग होता है ना, जो हेयर कट कराते हैं तो बॉय कट बोलते हैं, तो इसको बोल दिया गया क्या, बॉबकैट। इट इज ए सोलिटरी हंटर प्राइमरली ईटिंग स्मॉल मैमल्स, जैसे रैबिट, रोडेंट और बर्ड्स को ईट करने का ये काम करती है, यानी कि इनको ये खाती है। तो आपका जो बॉबकैट है ये हो जाएगा आपका क्या, तस्मेनिया टाइगर कैट, यानी कि बी का चला जाएगा आपका फोर्थ। तो आप देखिए बी का फोर्थ जो है वो आपका यहाँ पर एक फर्स्ट ऑप्शन में जा रहा है, तो यानी कि आपने इस तरह से इस ऑप्शन को भी क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाएगा। बाकी भी आप ऑप्शन देख लीजिए। जो लीमर होता है तो लीमर आपका कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, लेकिन जो यहाँ पर इन्होंने जो ये स्पॉटेड कस्कस दिया हुआ है तो ये करेक्ट लीमर ना हो करके ये दूसरी तरह की स्पीसीज होती है, वो यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से जब भी कभी हम आंसर देते हैं तो हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देते हैं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर जो है वो आपका सी का चला जाएगा क्या, स्पॉटेड कस्कस। तो सी का जाएगा आपका फर्स्ट, और फ्लाइंग स्क्वायरल का आपका चला जाएगा फ्लाइंग फैलेंजर।
तो ये आपका इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे सबसे पहले ध्यान देना है कि क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। यहाँ पर करेक्ट नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटेस्टियल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस ऑफ टाइफाइड इन्फेक्शन। ठीक है, हम नहीं पता, हम इसको मान लेते हैं कि हाँ हो सकता है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस, जो कॉमन कोल्ड वायरस होता है उसको राइनो वायरस कहते हैं। राइनो मतलब हो गया नोज, और नाक में ही होता है जुकाम या कॉमन कोल्ड, तो ये हो गया आपका कॉमन कोल्ड वायरस। यहाँ पर देखिए निमोनिया इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडॉल टेस्ट। तो अब आप देखिए यहाँ पर निमोनिया जो है वो आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी द्वारा होता है, और जो साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम जो है वो आपका करता है कौन सी डिजीज कॉज, टाइफाइड। तो आपका ये डी स्टेटमेंट तो हो गया इनकरेक्ट। अब आप देखिए कि डी आपका कहाँ कहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट के बेसिस पर आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट, तो यानी कि डी जिसमें है वो तुम्हारा आंसर होना ही चाहिए। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडॉल टेस्ट, तो टाइफाइड फीवर जो होता है वो विडॉल टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया जा सकता है। तो यानी कि जो हमारा ई स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है। ई स्टेटमेंट कैसा है, सही है। ठीक है, तो ये आपका जहां पर ई है तो वो तो हमारा आंसर जाएगा नहीं, तो ये आंसर हमारा ये नहीं जाएगा। अब इसके बाद देखिए लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न टू ब्लूइश कलर इन सीवियर कॉज ऑफ निमोनिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सॉरी, तो यहाँ पर आप देखिए कॉमन कोल्ड जो आपका होता है ये राइनो वायरस द्वारा होता है, तो ये आपका बी स्टेटमेंट है, ये भी क्या है, सही है। तो ये आपके दो स्टेटमेंट सही हो गए, ई और बी। तो ई और बी जो है ये आपके सही है। ठीक है, तो ये आंसर तो हमारा नहीं जाएगा। अब आप देखिए इंटेस्टाइनल सीवियर कॉज ऑफ निमोनिया, इसके बाद आप देख रहे हैं लिप एंड फिंगर, तो आपका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आप देखिए इसमें से आपका इनकरेक्ट कौन सा जाएगा, फिर मैं करेक्ट बताने की कोशिश करता हूं। तो आशा करते हैं कि आपने सही आंसर लगा लिया होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका ए केवल डी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपका गलत है, बाकी के जो सारे स्टेटमेंट है वो सही है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर कॉज ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड की कंडीशन में ये आपका इंटेस्टाइनल परफोरेशन और डेथ देखने को मिलता है। वहीं आपका जो कॉमन कोल्ड वायरस है वो आपका राइनो वायरस होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ब्लूइश कलर इन सीवियर कॉज ऑफ निमोनिया। जब सीवियर निमोनिया होता है तो उसमें नाखून जो होते हैं और आपका दूसरा क्या है, फिंगर्स, जो फिंगर नेल और लिप्स जो होते हैं वो ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है। आपसे पूछा था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट में केवल आपका जो डी स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट जाने वाला है, तो यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, मैचिंग पूछी गई है कि कौन सा किसके साथ में मैच कर रहा है। तो देखिए आप सबसे पहले कि जो सेल साइटोकाइंस होते हैं, तो साइटोकाइन आपका बैरियर हो जाएगा क्या, साइटोकाइन होता है आपका इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन गामा, इंटरफेरॉन, ये सब आपके क्या है, साइटोकाइन बैरियर है। ठीक है, तो आपका ए का चला जाएगा फोर्थ, तो ए का फोर्थ देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, तो आपका जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में जा रहा है। ठीक है, और आपका जा रहा है ये फोर्थ ऑप्शन में, बाकी ये दो ऑप्शन जो है वो आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि जो फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर जो आपका सेल वाला बैरियर होता है वो आपका फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं, वो आपकी कैसी हैं, सेलुलर बैरियर है, यानी कि सी का जाएगा आपका क्या, थर्ड। तो सी का थर्ड जो है वो आपका यहाँ पर जा रहा है केवल एक ऑप्शन में, यानी कि ये आपका यहाँ पर सी का थर्ड जा रहा है और यहाँ पर दिया हुआ है सी का फर्स्ट। सी का यानी कि सेलुलर बैरियर का म्यूकस कोटिंग, तो ये आंसर जो है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फोर्थ जाएगा। अब आप मैच करा लीजिए कि ए का आपका हो गया इंटरफेरॉन, ठीक है, बी आपका फिजिकल बैरियर का आपका हो जाएगा, बी का फर्स्ट, ये आपका हो जाएगा क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन, और सी का चला जाएगा थर्ड, फेगोसाइटोसिस होते हैं आपके सेल्स, फेगोसाइटोसिस करने का काम करती हैं। और एक और बैरियर जिसको हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर के नाम से जानते हैं, इसमें आपका हो जाएगा क्या, टीयर जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर में आता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जा रहा है कौन सा, फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा गया है स्मैक इज केमिकली, जो स्मैक होता है, बहुत से लोगों ने स्मैक, चरस और ये सारे नाम सुने होंगे,
तो स्मैक जो है इसको केमिकली होता क्या है वो पूछा गया है। तो हीरोइन को ही स्मैक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हीरोइन को ही क्या बोलते हैं, स्मैक। अब देखिए हमारी जो मानसिकता है उसमें क्या होता है कि हीरोइन जैसे ही आएगा ना तो उनको आता है याद हीरोइन के बारे में। तो यहाँ पर जो हीरोइन है ये आपको ये फिल्म इंडस्ट्री वाली हीरोइन की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर आपसे बात की जा रही है जो हीरोइन जो है या स्मैक है ये एक तरह का नशा होता है या मादक पदार्थ होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये आपका हीरोइन यहाँ पर ये इससे रिलेटेड नहीं है। तो हीरोइन इज ए डिप्रेसेंट, ये डिप्रेसेंट है एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, ये बॉडी फंक्शन को स्लो करता है। अब बात आती है कि अच्छा भैया हीरोइन जो है मान लो हमने मान लिया कि एक रवीना टंडन जी नहीं है हीरोइन, तो दूसरा वाला हीरोइन है, तो हीरोइन जो है ये आता कहाँ से है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि हीरोइन जो है इसका सोर्स क्या है या जो स्मैक है इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से ऑब्टेन होता है। तो जो सोर्स जो है वो इसका मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स पॉपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम से ना ये ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पर आप इसका ये फ्रूट देख पा रहे हैं या प्लांट देख पा रहे हैं, ये इस तरह का कुछ होता है और यहाँ पर जो इनके फ्रूट होते हैं इस पर क्या करते हैं किसी ब्लेड या धारीदार चीज से हल्का सा कट लगा देते हैं। जब कट लगाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि इन प्लांट में से लेटेक्स जो है वो रिलीज होने लगता है। जब ये रिलीज होकर के यहाँ पर इकट्ठा होगा तो आज जैसे कट लगाया तो कल सुबह या 1-2 दिन बाद जब आप जाएंगे तो ये सूख चुका होगा और ये ब्राउन कलर का हो जाता है। तो उसको क्या करते हैं वो लोग खरोच करके कलेक्ट कर लेते हैं और इसकी खेती करना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लाइसेंस लेना होता है और उसको हर एक किसी को लाइसेंस वो मिलता भी नहीं है। तो ये प्राप्त होता है आपका किस प्लांट से, तो ये आपका पॉपी प्लांट है पेपेवर सोमनीफेरम, उससे ये ऑब्टेंड किया जाता है। अगली बार आपसे अगर पूछ लिया जाए कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा है तो आपका पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से ऑब्टेंड हो रहा है। हीरोइन और स्मैक इज ऑब्टेंड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, तो मॉर्फिन हमारा ऑब्टेन हो रहा है ये प्लांट से और मॉर्फिन का अगर हम एसिटाइलेशन कर देते हैं तो हमारा हीरोइन या स्मैक बन जाता है। यानी कि अगर हम मॉर्फिन पर एसिटाइल ग्रुप लगा दें तो हमारा बन जाएगा क्या, स्मैक बन जाएगा, ठीक है। स्मैक जो होता है व्हाइट कलर का अडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। अब देखा होगा आपने बहुत सी हिंदी मूवी देखी होंगी तो वहां पर क्या करते हैं इस तरह से या तो वो मेज पर कुछ पाउडर जैसा व्हाइट कलर का बिछाते हैं, ऐसे मान लो यहाँ पर उन्होंने बिछा दिया और उसके बाद नोट का बंडल लेंगे, मान लो 1500 का नोट लिया, उसको रोल कर लेते हैं और ऐसे रख करके उसको ऐसे सूंघते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं इसकी रिप्रेजेंटेटिव इमेज दिखा रहा हूँ तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये पाउडर रखा गया है, ये जो आपका पाउडर यहाँ पर रखा है जिसको ये महिला सूंघ रही है, ये आपका पाउडर जो है वो क्या है, स्मैक है, ठीक है। तो स्मैक क्या है, स्मैक को हीरोइन बोलते हैं। हीरोइन जो है वो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है और मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, तो वो आपका ये प्लांट है पेपेवर सोमनीफेरम, वहां से ये ऑब्टेन किया जा रहा है। और जब मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर देते हैं तो बन जाता है हमारा क्या, जो ये स्मैक है ये आपका बन जाता है, ये व्हाइट कलर का होता है। तो ये आपका चला जाएगा क्या, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो ए स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट जाने वाला है। इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस कुछ ज्यादा हैं, इसलिए मैंने इसको पूरा डिटेल में आपके साथ में डिस्कस किया है। तो आप हमारे चैनल पर इसी तरह के डिटेल्ड जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और एक एग्जाम दूसरे एग्जाम से इंटरकनेक्टेड होता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन इस वाले एग्जाम में पूछ लिया गया तो किसी दूसरे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए सारे क्वेश्चंस का हम लोग पूरा पोस्टमार्टम एकदम अच्छे से ऑपरेशन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं आपके साथ में। तो अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले इसी तरह के वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एंटीबॉडीज आर सेक्रेटेड बाय, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी का क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले मौका दिया जाए, नहीं आप बोलेंगे कि सर आप हमेशा बताते रहते हैं, हमको कभी मौका नहीं देते। तो 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या जाएगा। चलिए आपका समय जो है वो अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, बी सेल। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा और अच्छे तरीके से एग्जामिनर ने आपके साथ में खेला है। यहाँ पर खेला जो हुआ है वो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन में बी दिया हुआ है और दूसरे ऑप्शन में दे दिया है बीटा। अब बच्चे क्या होते हैं जिसको पता होगा ना कि एंटीबॉडी बी सेल द्वारा सेक्रेट होती हैं, वो क्वेश्चन देखकर एकदम भावुक हो जाते हैं
कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में वहीं बैठ करके रोने लगे कि यार इतनी तो मैंने रात में पढ़ा था, 12 बजे हुए पढ़ा था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भावुक नहीं होना है, आपको ध्यान से देखना है कि एक क्वेश्चन में बीटा दिया हुआ है और एक में आपको बी सेल दिया हुआ है। तो बीटा जो है ये आपका सेल्स जो होता है ये पैनक्रियाज की सेल्स होती हैं, ना कि इनसे बनता है क्या, एंटीबॉडी। तो उसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन जाने वाला है, आपका बी सेल से एंटीबॉडी रिलीज होता है। तो यहाँ पर आपका जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जब ये प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं तो आपका एंटीबॉडी जो है वो रिलीज करती हैं। अगर किसी ऑप्शन में क्या करे आपसे प्लाज्मा सेल दे दे और बी सेल दे दे, तो आप प्लाज्मा सेल पर आंसर टिक करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका होता है वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं, दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाता है एन टर्मिनल और यहाँ पर आपका होता है सी टर्मिनल। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इन सीवेज ट्रीटमेंट में फ्लॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो उसमें देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जब ट्रीटमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका बिफोर है, इसमें आप न्यूट्रल चार्ज वो ऐड करते हैं तो ये आपका कोगुलेंट बन जाता है, और ये इसके बाद में आपका बनता है क्या, फ्लोकुलेंट। तो ये आपका सेटल्ड एग्लोमेटर्स होते हैं। ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका जाएगा जहाँ पर फंगल फिलामेंट की बात की गई हो। तो आप देखिए जरा, इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स आर मैस लाइक स्ट्रक्चर formed by aggregates of बैक्टीरिया और फंगल जो फिलामेंट होते हैं उनका एग्रीगेशन होता है। They play a crucial role in the biological treatment process by facilitating the breakdown of the organic matter into reducing pollutant in the waste water। तो आप देखिए यहाँ पर जहाँ पे बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट का एसोसिएशन दिया जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये आपका होता है क्या, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट। तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा, आपका सी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। यहाँ पर आपसे देखिए फिर से जो है आपका मैचिंग में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे आसान क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके मैचिंग के होते हैं। अगर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन भी आ रहे होते तो आप मैच करके एलिमिनेशन मेथड द्वारा अपना जो करेक्ट आंसर जो है वो वहां से आप निकाल सकते हैं। अब आप देखिए आपसे पूछा गया है स्टैटिन पूछा है, क्लॉक बस्टर, स्विस चीज, साइक्लोस्पोरिन ए, और यहाँ पर आपका ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है कि किस ऑर्गेनिज्म से क्या प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त होता है। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्लॉक बस्टर। क्लॉक बस्टर या फिर इसको ब्लड थिनर के नाम से भी जानते हैं, ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस से ऑप्टेन होता है, यानी कि बी का आपका चला जाएगा क्या, फर्स्ट। फिर भी आपका जो है वो आपका ऑप्शन सॉल्व नहीं होगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो आपका स्टैटिन है, ये आपका स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस से आपका ऑप्टेन हो रहा है, तो ए का चला जाएगा क्या, थर्ड ऑप्शन। अब देखिए आप ए का थर्ड जो है वो आपको 2 स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है, तो ए का थर्ड यहाँ पर मिल रहा है और एक थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, और जो आपका बी का फर्स्ट जो है वो केवल यहाँ मिल रहा है। तो आपका जो बी स्टेटमेंट है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। क्लॉक बस्टर जो होता है वो आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज को कहते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज आपका क्लॉक बस्टर है, और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो ऑप्टेन होता है स्ट्रेप्टोकोकस से। ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस। ए क्लॉक बस्टर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोलाइटिक, इसे थ्रोम्बोलाइटिक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए क्लॉट बस्टर, देखिए क्लॉट, मान लो यहाँ पर ये ब्लड क्लॉट बन गया है किसी आर्टरी के अंदर, इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है कौन, हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है इस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम करता है, इसलिए इसको क्लॉट बस्टर के नाम से जाना जाता है। अगर मान लीजिए यही ब्लड क्लॉट जो है वो आपका यहाँ पर किसी जो हार्ट की आर्टरी है, अगर वहां पर अगर बन गया है तो हार्ट जो है वो सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, और उस कंडीशन में हार्ट अटैक आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो हार्ट अटैक के जितने भी केसेस देखते हैं तो वो आपके ब्लड क्लॉट या मैक्सिमम जो है वो ब्लड क्लॉट कंडीशन में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टेंट वगैरह डाल करके इन ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जा सकता है, नहीं तो आपका जो क्लॉट बस्टर है उनके द्वारा भी इन ब्लड क्लॉट को रिमूव किया जा सकता है। वहीं जो आपका स्विस चीज होता है, ये आपका स्विस चीज है, ये प्रोपिनियो बैक्टीरियम द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो स्विस चीज का आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा क्या, प्रोपिनियो बैक्टीरियम, यानी कि आपका सी का चला जाएगा क्या, फोर्थ। तो सी का देखिए फोर्थ जो है यहाँ पर आपका सी का फोर्थ जा रहा है, और साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो आपका
ट्राइकोडर्मा से ऑब्टेंड किया जा रहा है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो एक इम्यूनो सप्रेसेंट है। सप्रेसेंट मतलब होता है कि जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं, और इम्यूनो सप्रेसेंट जो है वो आपका ट्राइकोडर्मा से ऑब्टेन हो रहा है। तो इस तरह से करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया है, द बीटल यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ एफिड एंड मॉस्किटो इज। जो बीटल के बारे में पूछ लिया है, यहाँ पर आप देखिए क्या पूछा है, बीटल पूछा है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है ये आपका कंट्रोल करने में यूज किया जाता है सॉरी। और दूसरा आपका लेडी बर्ड जो है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, लेकिन जो आपका बीटल होता है ये आपका हो जाएगा क्या, लेडी बर्ड। तो ये आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। बीटल प्राइमरी यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ एफिड। अगर एफिड को कंट्रोल करना है तो आपका बीटल का यूज करते हैं। बीटल को एक और नाम से जाना जाता है, लेडी बर्ड बीटल, या फिर इसको लेडी बग के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत प्यारा सा इंसेक्ट है। यहाँ पर देखिए आप कितना आपको कलरफुल देखने को मिल रहा है। ये एफिड को कंट्रोल करने का काम करता है। वहीं आपका जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं ये मॉस्किटो को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो वाइल लेडी बर्ड बीटल आर नॉट डायरेक्टली इफेक्टिव एजेंट, मॉस्किटो के लिए एजेंट नहीं है, ड्रैगन फ्लाई जो होता है ये आपका नेचुरल प्रीडेटर होता है, किसका, मॉस्किटो का। अब देखिए, अब आप ड्रैगन फ्लाई अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आज आपको ड्रैगन फ्लाई के दर्शन कराता हूं। तो आप देखिए यहाँ पर आप ड्रैगन फ्लाई देखेंगे तो इस तरह से आपको ड्रैगन फ्लाई देखने को मिलेगा। देखिए बायोलॉजी जो है वो बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसको आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने को आप देख सकते हैं। मुझे नहीं पता आज के बच्चे जो है सब फोन में बिजी हैं। जब मैं छोटा था तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो है ड्रैगन फ्लाई है इसको पकड़ लेते थे और इसके यहाँ पर टेल में जो है वो थ्रेड बांध देते थे। तो इसको हम लोग हेलीकॉप्टर भी बोलते थे। और इसको जब धागे को छोड़ते थे तो ये धागा ऐसे पतंग की तरह लेकर के दूर तक चला जाता। उस टाइम पर हम छोटे थे तो हमें पता नहीं था कि सब एनिमल क्रुएल्टी है, लेकिन हम जाने अनजाने में एनिमल क्रुएल्टी कर दे रहे थे। लेकिन आप जो है वो समझ लीजिए, लेकिन आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सी स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दो तरह के प्रोसेसिंग मेथड होते हैं। अब आपसे कहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है। तो आप यहाँ पर देखिए, जब आप ये देखेंगे तो दो तरह से है, एक आपका अपस्ट्रीम होता है, दूसरा आपका होता है डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में आपका आ जाएगा सेल लाइफ डेवलपमेंट, सेल कल्चर और हार्वेस्ट। हो सकता है कि जो आपका एग्जाम नेक्स्ट होने वाला है CUET 2025 वाला, उसमें अगर आपसे पूछ ले कि अपस्ट्रीम में कौन सा आएगा, तो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक जो होगा वहां पर वो आप करेक्ट आंसर लगा देंगे। वहीं आपका प्यूरिफिकेशन और जो फॉर्मुलेशन होता है ये आपके डाउनस्ट्रीम में आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, आपसे पूछा गया था डाउनस्ट्रीम, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट रिस्पेक्टिव सेल वॉल डिग्रेडेटिंग एंजाइम। देखिए एक दिया गया है आपको, ऑर्गेनिज्म का नाम दिया, जैसे बैक्टीरिया दिया हुआ है, उसके बगल में एंजाइम का नाम दिया हुआ है जो उसकी सेल वॉल को क्या करेंगे, डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो देखिए आपका जो फंगस की सेल वॉल होती है वो आपकी काइटिन की होती है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे फ्यूचर में आने वाले। एक तो आपको ये याद रखना है कि किस ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल जो है वो किस चीज की बनी हुई है, दूसरा कौन से एंजाइम जो है वो उसको डिग्रेड करने का काम करेंगे। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल आपकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, वहीं जो आपकी फंजाई की सेल वॉल जो है वो आपकी काइटिन की बनी होती है। काइटिनेज जो है वो काइटिन को डिसॉल्व करने का काम करते हैं। प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, तो उसे सेलुलोज डिग्रेड करने का काम करते हैं। जो आपका बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, इसको आपके लाइसोजाइम जो है वो डिग्रेड करने का काम करते हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट जो आपके सही हैं। आपसे पूछा था कि नॉट करेक्ट, तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट नहीं है। यहाँ पर मिथाइलेज का कोई भी रोल नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखिए प्लांट सेल वॉल प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज की बनी है, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है, फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी है। एल्गी जो होता है उसकी सेल वॉल जो होती है प्राइमरी कंसिस्ट होती है सेलुलोज की, ठीक है। तो सेलुलेज अगर यहाँ पर होता ऑप्शन में तो ये आपका सही जा सकता था, अलोंग विद अदर
पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज के साथ में कुछ और पॉलीसेकेराइड भी होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका होगा गैलेक्टन होगा, मैनांस होगा। एडिशनली सम एल्गी में इनकॉर्पोरेट मिनरल सच एज कैल्शियम कार्बोनेट इनटू देयर सेल वॉल। तो जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसमें सेलुलोज के साथ में गैलेक्टन्स, मैनन्स ये पाए जाते हैं, और उसके साथ में कुछ मिनरल्स आयंस भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब वहां पर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि सेल वॉल होता क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग देखने को मिलती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल के बाहर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ये आपका प्लांट, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाएगा। नॉट करेक्ट पूछा गया था, तो एल्गी जो है वो मिथाइलेज से कोई भी उसका लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं मौका दे रहा हूं, 2 सेकंड का समय है, आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए। तो आपका समय जो है वो समाप्त होता है। यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो वहां पर उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो जिन स्टूडेंट ने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया हुआ है, उसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो वो समझ लीजिए कि जब कभी मान लो किसी फॉरेन डीएनए को किसी बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया जाता है, तो उस मेथड को हम लोग नाम देते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी, इसे बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ग्रिफिथ ने इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो सबसे पहला स्टेप होता है कॉम्पिटेंट सेल प्रिपेयर करना। कॉम्पिटेंट सेल यानी कि वो बैक्टीरियल सेल जो किसी फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सकती हैं। और सबसे लास्ट मेथड होता है कि जब हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, यानी कि फॉरेन डीएनए को उस बैक्टीरियल सेल में डाल देंगे, तो उसके बाद एक प्लेट पर उसको प्लेट करते हैं जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रहता है, जिससे वहां पर जो केवल वही बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जो उस मीडियम में ग्रो करने के लिए सुटेबल होंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपका कॉम्ब सेल प्रिपेयर करना। तो कॉम्ब सेल आपका प्रिपरेशन होता है ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट मेटल आयन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड आयन का यूज किया जाता है, MgCl2 या कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज करते हैं ये आपका कॉम्ब सेल बनाने के लिए। और लास्ट सेल होता है आपका क्या, प्लेटिंग। तो आपका देखिए प्लेटिंग का ये आ जाएगा सिलेक्शन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग एगार प्लेट। तो ये आपका हो जाएगा लास्ट स्टेप, और ये आपका हो जाएगा क्या, कॉम्ब सेल प्रिपरेशन जो होता है वो आपका होता है क्या, फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपका बी हो जाएगा, और लास्ट स्टेप है प्लेटिंग। तो आपका जो डी स्टेटमेंट है वो आपका देखिए यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है, यानी कि बी में मिल रहा है। तो सबसे पहले अब आप सीक्वेंस देख लीजिए। तो सबसे पहले आपने बना लिया क्या, कॉम्ब सेल बना लिया, ठीक है। कॉम्ब सेल बनाने के बाद में आपने क्या किया कि उसमें अपना डीएनए ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कॉम्ब सेल बनाया, फिर इंक्यूबेटेड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद बैक्टीरियल सेल, उसके बाद में आपने उसमें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड कर दिया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐड करने के बाद में आपने क्या किया कि उसमें आपने हीट शॉक दिया। हीट शॉक में क्या होता है कि जिस बैक्टीरिया में आपने अपना डीएनए ऐड किया है उसको 90 सेकेंड के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बाथ में, या फिर कुछ लोग इसको नॉर्मल 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर ड्राई बाथ पर भी इंक्यूबेट करते हैं। वैसे वाटर बाथ पर इंक्यूबेट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर पूरा ब्लड पानी का सर्कुलेशन होता रहता है। तो इसको 42 सेकेंड के लिए हीट शॉक देते हैं, ठीक है। या फिर 42 नहीं, 90 सेकेंड के लिए, ठीक है, 1.5 मिनट का बोलते हैं उसको। 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 सेकेंड के लिए हीट शॉक दिया जाता है। तो ये आपका हो गया हीट शॉक दिया। हीट शॉक देने के बाद में उसको हीट शॉक दिया तो जैसे ही उसकी मेम्ब्रेन के अंदर चला गया हमारा डीएनए, उसके बाद उसको तुरंत वाटर बाथ में से 42 से निकाल करके चिल्ड आइस पर, यानी कि आइस पर रख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा स्टेटमेंट, ये आपका हो गया फोर्थ। और जब इस पे रखेंगे उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट इंक्यूबेट करते हैं आइस पर, उसके बाद उसमें नॉर्मल एलबी डाल करके सेकर इंक्यूबेटर में 45 से 1 घंटे के लिए रख देते हैं। बहुत से लोग 45 मिनट के लिए रखते हैं, बहुत से लोग 1 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद जब उसको इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट कर लेंगे 45 मिनट, उसके बाद उसको एगार प्लेट पर विद सेलेक्टेड एंटीबायोटिक उसको प्लेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा लास्ट स्टेटमेंट, यानी कि 5th स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, 2nd स्टेटमेंट। मैं क्या करूंगा लास्ट बाद में किसी दिन आपके साथ में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेथड होता है उसको डिटेल में कॉम्ब सेल कैसे बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, तो ये एक लेक्चर में हम लेंगे। इससे जो हमारे स्टूडेंट जो एमएससी के डिसर्टेशन में कहीं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जैसे कोई CSIR की लैब है, मान लो आपका NBRI IITR, तो वहाँ पर
उनको प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसफॉर्मेशन और ये सब करने में, तो उनको ये चीज़ वहाँ पर आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इलाइजा का जो यूज जो है वो एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडी। इसका कोई भी रोल जो है वो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेट इससे नहीं है। तो ए स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, आगे देखिए, डीएनए लाइगेज आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भैया डीएनए तो आइसोलेट करना ही पड़ेगा ना, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका ए और सी स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है, गलत हैं। ठीक है, डी स्टेटमेंट में कह रहा है कि डीएनए लाइगेज आर यूज्ड फॉर स्टिचिंग डीएनए फ्रेगमेंट इनटू ए वेक्टर। स्टिचिंग मतलब क्या होता है, जैसे क्या करते हैं ना कि मान लो किसी ने वो यहाँ पे ऐसे कट मार दिया, ठीक है, जब यहाँ पे कट मारा उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है ना कि भैया आपके स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो स्टिचिंग मतलब हो गया जोड़ना है, तो डीएनए लाइगेज का काम ही होता है जोड़ना। तो ये डी स्टेटमेंट आपका सही है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा। इसमें इनकरेक्ट पूछा था तो आपका ए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और आपका सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, यानी कि आपका ए स्टेटमेंट जो है वो आपका सही जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरियम सेल। लास्ट क्वेश्चन में हमने यही पूरा डिस्कस किया है, तो आपका बी स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका ट्रू है। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले स्टेटमेंट में कह रहा है मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोजी। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि भैया रोजी जो है, ये रोजी क्या है। तो रोजी जो है वो एक ट्रांसजेनिक काउ थी जिसको बनाया गया था जीन के इंसर्शन द्वारा, और इसके अंदर जो है वो ह्यूमन का एक जीन इंसर्ट किया गया था। तो द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी है, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ जो है वो आपकी कौन सी है, रोजी है। तो यहाँ पर आपकी रोजी जो है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, ये डेवलप की गई थी 1997 में। सी प्रोड्यूस, यानी कि ये जो काउ है ये प्रोड्यूस करती है अल्फा लैक्टोब्यूमिन enriched milk containing approximately 2.4 ग्राम ऑफ द प्रोटीन पर लीटर। इसके 1 लीटर दूध में अल्फा लैक्टोब्यूमिन enriched मिल्क होता है और इसमें 2.4 ग्राम जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी वाली प्रोटीन, ये वाली। ठीक है, दिस प्रोटीन वाज नॉट टिपिकली फाउंड इन काउज मिल्क। ये जो प्रोटीन है वो नॉर्मल जो गाय भैंस जो होती हैं उनके मिल्क में देखने को नहीं मिलता है, ये ट्रांसजेनिकली बनाई गई थी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, एंड मेड रोजी मिल्क मोर न्यूट्रिएंट बैलेंस्ड फॉर ह्यूमन इन्फेंट। ये जो है वो इन्फेंट के लिए मोर न्यूट्रिएंट है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ह्यूमन का जीन जो है ये इसकी प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि रोजी क्या है, काऊ है। ठीक है, जिसके अंदर अल्फा लैक्टोब्यूमिन इनरिच्ड मिल्क पाया जाता है और ये जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यहाँ पे पूछा गया है आपसे क्या, ट्रू। Obtained from Rosie is nutritionally more balanced for human babies than natural human milk। तो कह रहा है कि जो हमने ट्रांसजेनिक काउ बनाई है उसका जो मिल्क है वो नॉर्मल जो ह्यूमन मिल्क होता है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा है। तो भैया वो ट्रांसजेनिकली बनाया गया है और ह्यूमंस फीमेल्स में ये नॉर्मली मतलब प्रोड्यूस होता है, तो ये फीमेल्स से बेहतर नहीं हो सकता। तो ए स्टेटमेंट जो है वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बायोपियर्सी रिफर टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम एमएनसीज। तो एमएनसीज के विदाउट ऑथराइजेशन के लिए ये क्या है, बायोपायरेसी की बात की गई है। जीईएसी की बात करते हैं हम। ठीक है, जीईएसी इज ए डिसीसिव बॉडी फॉर सेफ्टी एंड वैलिडेशन ऑफ जीएमओज एंड जीएम रिसर्च रिस्पेक्टिवली। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा जीएमओ, यानी कि जीएम मतलब होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो रोजी वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज न्यूट्रिशनली सुपीरियर टू रेगुलर काउ मिल्क। इट इज नॉट नेसेसरी मोर बैलेंस्ड द नेचुरल ह्यूमन मिल्क फॉर ह्यूमन बेबीज। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखिए जीईएसी का क्या है। तो जीईएसी का फुल फॉर्म हो गया
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में GEAC कह रहे हैं, इन इंडिया इज इंडीड द रेगुलेटरी बॉडी responsible for determining the safety and validation of genetically modified organism। ये क्या है? genetically modified organism GMOs and assessing the validity of GM research। तो ये आपका सी स्टेटमेंट जो है ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तो ये आपका सी स्टेटमेंट देखिए कहाँ कहाँ पर मिल रहा है, तो आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है। ठीक है, अब आप देखिए कि ए जो है वो आपका इनकरेक्ट है, तो जहां पर ए मिल रहा है तो वो तो हमारा आंसर जाएगा नहीं। अब हमारे पास बचता है या तो हमारा बी सही होगा या फिर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। ठीक है, अब देखिए आप डी स्टेटमेंट देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। तो ट्रांसजेनिक एनिमल द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि कोई जीन जो है वो किस डिजीज के प्रोग्रेशन में हेल्प कर रहा है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए इसलिए जाते हैं कि हम किसी डिजीज की किस तरह से वो प्रोलिफरेट कर रही है उसको हम समझ सकें। तो ये आपका डी स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है? करेक्ट है। तो आपका यहाँ पर जो ये जाएगा क्या? बी और सी नहीं, आपका ये आंसर जाएगा क्या? सी एंड डी। ट्रांसजेनिक एनिमल वैल्यूएबल टूल्स फॉर स्टडी हाउ जीन कंट्रीब्यूट टू डिजीज डेवलपमेंट। तो आपका ये आपका जाएगा सी एंड डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉरी, इसमें आपसे पूछा गया है मैचिंग में एक तरफ आपका ट्रांस जीन है और दूसरा उसका यूज्ड फॉर प्रोडक्ट। तो किस ट्रांस जीन का यूज जो है वो किस प्रोडक्ट के लिए किया जा रहा है? तो जो आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो होता है ये आपका इम्फाइसिमा के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा ए का थर्ड। ए का थर्ड देखिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में मिल रहा है देखने के लिए और थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी के दो ऑप्शन क्या हो गए आपके? गलत हो गए। इस मेथड का नाम क्या है? आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए जरा। अब आपका देखिए आपका यहाँ पे होगा क्राई 1AC और क्राई 1B। तो यहाँ पर आप देखिए क्राई 1AC क्राई 1B ये आपका जो है दोनों जीन हैं जो आपके बीटी टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर जो ये डायग्राम निकल कर आया है ये एक निमेटोड है जिसका नाम है क्या? मिलोडी गाइनी इनकॉग्निटा। ये आपका एक निमेटोड है। इसके बारे में जरा हम देखते हैं। तो मिलोडी गाइनी इनकॉग्निटा आल्सो नोन एज द साउथर्न रूट निमेटोड, इसको रूट निमेटोड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो रूट नोड्यूल होते हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। और कॉटन रूट नॉट निमेटोड के नाम से भी जानते हैं। इसे प्लांट पैरासाइट राउंडवर्म, ये प्लांट पैरासाइट राउंडवर्म है इन द फैमिली ऑफ हेट्रोडिरी। हेट्रोडिरिडी की फैमिली से बिलोंग करता है। कल मैंने एक चीज और डिस्कस की थी, IDAE अगर आ जाए तो बात की जाएगी किसकी? फैमिली की बात की जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप जो यहाँ पे क्राई 1C और 1B है इनके बारे में देख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा मिलेडोगाइनी का आपका हो जाएगा क्या? एंटीसेंस RNA मिलेडोगाइनी। तो सी का चला गया क्या? फर्स्ट। अब सी का फर्स्ट देखिए आपका यहाँ पर दो ऑप्शन में दिया हुआ है तो इससे भी आपका क्वेश्चन जो है वो नहीं निकलेगा। BT कॉटन इनकोटेड बाय क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ठीक है, BT कॉटन जो है वो आपका ये आपका दोनों से क्राई 1AC और क्राई 2AB से इनकोड होता है। ठीक है, ये दोनों जीन जो है वो आपके कंट्रोल करते हैं किसको? कॉटन बॉलवर्म को। तो 1AC और 2AB, 1AC कॉटन बॉलवर्म आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्राई 1AC का चला जाएगा फोर्थ। तो ये आपका हो गया बी का फोर्थ। बी का फोर्थ देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा कौन सा? फर्स्ट। वहीं आपका जो क्राई 1AB होता है वो क्राई AB जो 1 होता है ये आपका जीन कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। तो 1AB जो हो गया आपका ये क्या हो गया? कॉर्न बर्न बोरर। तो यहाँ पर आपका देखिए आपका 1AC के साथ में आपका क्राई 2AB भी आता है, ये दोनों मिलकर के ये आपका कॉटन बर्न को कंट्रोल करते हैं। वहीं आपके इसके बारे में समझ लीजिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इसको शॉर्ट फॉर्म में AAT के नाम से भी जाना जाता है। इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। ये प्रोटीन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस की जा रही है? लीवर द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। प्रोटेक्ट द लंग फ्रॉम द डैमेज, ये हमारे लंग्स को डैमेज से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। आगे आप देखिए लाइक न्यूट्रोफिल इलास्टेज AAT डिफिशियंसी इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ AAT, जहां पर बॉडी जो है वो इनफ AAT यानी कि
अल्फा ए एंटीट्रिप्सिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से लंग्स और लिवर डिजीज हो जा रही है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका कौन सा जा रहा है, फर्स्ट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पर आपसे पूछ लिया है क्या, जीईएसी के बारे में। अभी हमने पीछे दिखा, पीछे वाले क्वेश्चन में जीईएसी का फुल फॉर्म, तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में जीईएसी का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो जीईएसी का देखिए फुल फॉर्म क्या देखने को मिला था, ये आपको मिला था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी जो है वो फुल फॉर्म है किसका, जीईएसी का। तो देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो यहाँ पर आपके दो इस ऑप्शन में जेनेटिक इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है, ये तो आपके स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। अप्रेसल कमेटी था, यहाँ पर आप देखिए आपको अप्रूवल कमेटी देखने को मिल रहा है और एडवाइजरी कमेटी देखने को मिल रहा है, लेकिन अप्रेसल कमेटी देखने को नहीं मिल रहा। अब देखिए आप, अप्रेसल का मतलब होता है कि मूल्यांकन करने वाला, मूल्यांकन मतलब होता है कि अंक देना या उसको आगे बढ़ाना, उसको मूल्यांकन कह रहे हैं। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी जो है विच वाज चेंज टू, जिसको चेंज किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी इन द ईयर 2010। अप्रूवल कमेटी था पहले, इसको बाद में चेंज करके 2010 में क्या कर दिया गया, अप्रेसल कमेटी कर दिया गया। तो इसका डी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। इट फंक्शन इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस, या फिर MOEF एंड CC के अंतर्गत ये आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका कौन सा जाएगा, फोर्थ स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच एन इंसेक्ट फीड ऑन बीटी प्लांट, इनमें से कौन सा इंसेक्ट जो है, जो इनमें से इंसेक्ट जो है वो बीटी प्लांट पर फीड करता है। द इंसेक्ट डाई ड्यू टू, और बीटी प्लांट पर जब वो फीड करता है उसके बाद में वो इंसेक्ट क्या हो रहा है, मर जा रहा है। कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन टू एक्टिव प्रोटीन, क्योंकि एक इनएक्टिव प्रोटीन है जिसका एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्जन हो जा रहा है, और वो कन्वर्जन जो है वो कहाँ पर हो रहा है वो आपसे पूछा गया है। आपसे कहा है कि एल्कलाइन पीएच ऑफ गट में हो रहा है, एसिडिक पीएच ऑफ गट में हो रहा है, एसिडिक पीएच ऑफ सलाइवा या एल्कलाइन पीएच ऑफ सलाइवा। तो बीटी कॉटन जो है वो इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फसल को नुकसान ना पहुंचा पाए। तो व्हेन एन इंसेक्ट फीड ऑन ए बीटी प्लांट, द इनएक्टिव बीटी प्रोटीन, जिसको नाम दिया जा रहा है क्या, प्रोटॉक्सिन, इज कन्वर्टेड इनटू ए एक्टिव फॉर्म। जो प्रोटॉक्सिन जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कहां पर, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, या फिर लिखा हुआ है सीधा सीधा इंसेक्ट गट में। इंसेक्ट गट का पीएच कैसा है, एल्कलाइन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जाने वाला है। दिस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्टिवेशन ऑफ बीटी टॉक्सिन, या फिर सॉल्युबलाइजेशन ऑफ बीटी टॉक्सिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट किसी पेपर में कह दिया जाए कि जो बीटी टॉक्सिन का सॉल्युबलाइजेशन है वो कहां पर होता है, तो वो आपका एल्कलाइन पीएच ऑफ गट में हो रहा है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन इज ए प्रोटीनिशियस इंसेक्टिसाइडल एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis के द्वारा। इसे शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से इसका बी ले लिया गया और यहाँ से इसका ले लिया क्या, टी, और इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको बीटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो प्रोटॉक्सिन जो है, द बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जिसे नाम देते हैं क्या, प्रोटॉक्सिन, विद इन द बैक्टीरिया एंड इन प्लांट सेल। तो ये बैक्टीरिया का जीन जो है वो प्लांट में डाल करके बनाया गया था, तो बीटी के नाम से इसको जान रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, ये आपका जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट। जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये सब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग बीटी कॉटन, डॉली सीप और जो रोजी काउ, इन सबको डिटेल में हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी आप इस क्वेश्चन के हिसाब से जाइए कि क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसको लाओ तो कहीं पर लिख दूं कि ये आपका 99.9% जो है ये आपका, जाइए आप एग्जाम देने, आपको आपका जो एग्जाम होने वाला है वहां पर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि कॉमनसेलिज्म क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है, एमेंसेलिज्म क्या है और पैरासिटिज्म क्या है। इनसे आपसे पूछा है और इस तरफ दिया है कि कौन सी स्पीसीज को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। तो हम इस क्वेश्चन को साइड में करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि ये सब होता क्या है। तो यहाँ पर पहले हम इसको इरेज करेंगे, ठीक है, तो ये इरेज हो गया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एक स्पीसीज, दो स्पीसीज, जब भी कभी हम स्पीसीज इंटरेक्शन की बात करते हैं, कॉमनसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन, ये सब भी जब हमारा आता है तो ये स्पीसीज इंटरेक्शन के बीच में आता है। तो एक तरफ एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ में क्या इंटरेक्शन है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब दोनों स्पीसीज को फायदा हो रहा हो तो उसे हम लोग नाम देंगे क्या, म्यूचुअलिज्म,
एक स्पीसीज को फायदा हो रहा हो, दूसरी स्पीसीज को ना तो फायदा हो रहा हो ना ही नुकसान हो रहा हो, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म जो है वो एपीफाइड प्लांट, जैसे मैंगो एपीफाइड होता है, फिग ट्री जो ऐसे कुछ है मैंगो का, तो वो आपका कॉमन सेलिज्म का एग्जाम्पल है। जो दूसरा आपका हो गया पैरासाइट या पैरासिटिज्म, तो जो आपका पैरासाइट होता है उसको तो फायदा हो जाता है, लेकिन जो जिसके ऊपर वो होस्ट के ऊपर रह रहा होता है तो होस्ट को नुकसान होता है, तो ये आपका प्लस माइनस हो गया। एमेंसेलिज्म में क्या होता है कि एक को तो नुकसान हो रहा था, दूसरे को ना तो फायदा हो रहा था और ना ही क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा है। इसका एग्जाम्पल हो गया मोल्ट इनहिबिटिंग बैक्टीरिया। कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है, जो दोनों आपस में कंपीट कर रही होती हैं उन दोनों को क्या होता है, नुकसान होता है। तो वहीं आपका सॉरी, नेक्स्ट आपका है प्रिडेशन। प्रिडेशन में क्या हो रहा होता है, जो प्रिडेटर होता है उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो प्रे होता है उसको नुकसान हो रहा है, ये आपका प्लस माइनस है। न्यूट्रलिज्म में ना तो किसी को फायदा हो रहा है ना ही किसी को नुकसान हो रहा है। हर्बीवोरी में जो हर्बीवोर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर जेब्रा है, जेब्रा घास को खा रहा है, तो जेब्रा को तो फायदा हो रहा है लेकिन घास को नुकसान हो रहा है, तो ये आपका हर्बीवोरी प्लस माइनस है। वहीं आपका हो गया पैरासिटोइडिज्म। पैरासिटोइडिज्म यानी कि बी ले एग इन बीटल्स, तो इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। अब आप मैच करा लीजिए, म्यूचुअलिज्म में क्या होना चाहिए, दोनों को क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो वन स्पीसीज बेनिफिटेड एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर, नहीं, वन स्पीसीज हार्म, नहीं, बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, तो आपका म्यूचुअलिज्म का जाएगा क्या, बी का थर्ड ऑप्शन। बी का थर्ड देखिए कहाँ देखने को मिलता है, तो बहुत सुनहरा क्वेश्चन था। यहाँ पर आपका बी का थर्ड जो है वो केवल एक स्टेटमेंट में देखने को मिल रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सेकंड। पैरासिटिज्म में देखिए आपने क्या देखा, पैरासिटिज्म कहाँ पर है, यहाँ पर पैरासिटिज्म, एक को फायदा और एक को क्या है, नुकसान है, तो आपका डी का चला जाएगा क्या, डी का जाएगा फर्स्ट। तो वन स्पीसीज को फायदा हो रहा है, बेनिफिटेड है, और दूसरी स्पीसीज के एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस माने कि उसको क्या हो रहा है, नुकसान होता है, डी का आपका चला जाएगा फर्स्ट। कॉमन सेलिज्म में हो गया +0, तो यानी कि वन स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर रिमेन अनअफेक्टेड, तो ये आपका ए का चला जाएगा क्या, फोर्थ। तो आपका ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही जाएगा, ठीक है। वन स्पीसीज हार्म, वन इज अनअफेक्टेड, तो ये आपका हो जाएगा क्या, एमेंसेलिज्म, यानी कि सी का सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है वहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इन ए कंट्री एट एनी टाइम पॉपुलेशन हैज द सेम नंबर ऑफ यंग्स एंड मैच्योर वंस, विच टाइप ऑफ ग्रोथ डज इट रिफ्लेक्ट। कह रहा है कि यंग और मैच्योर का दोनों का रेशियो जो है वो बराबर है, तो ये किस प्रकार की पॉपुलेशन है। और जवान और मतलब बच्चे अगर बराबर हो रहे हैं या यंग और मैच्योर बराबर हो रहे हैं तो ये एक स्टेबल पॉपुलेशन होती है। यहाँ पर आपका देखिए जो सबसे नीचे जो यहाँ पर बेस दिया रहता है ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव होता है, फिर आपका रिप्रोडक्टिव होता है और फिर आपका आता है क्या, पोस्ट रिप्रोडक्टिव आता है। तो अगर ये और ये दोनों बराबर होते हैं तो वो एक स्टेबल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो है वो आपकी कैसी पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है। ये आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन होता है, ये आपकी रैपिड ग्रोइंग होता है। कई बार क्या करते हैं कि एग्जाम में ग्राफ बना देगा और पूछेगा आपसे कि बताइए ये किस प्रकार का जो है वो ग्राफ है। तो आपको वहां पर देखना है कि अगर यंग और दोनों की पॉपुलेशन बराबर है तो वो आपकी कैसी पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है। यहाँ पर ये आपका हो गया क्या, रिप्रोडक्टिव, और ये आपका हो गया प्री रिप्रोडक्टिव, तो दोनों का बराबर है, तो ये आपकी कैसी पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन coexist indefinitely and violate the Gaussian exclusion principle। ठीक है, तो गॉस प्रिंसिपल ने देखो क्या कहा था, गॉस ने कहा था कि दो स्पीसीज जिनका हैबिटेट सेम है और फूड हैबिट सेम है वो एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती, लेकिन वो कोएग्जिस्ट कर सकती है जब वो क्या करे, अपनी फूड हैबिट चेंज कर ले। यानी कि मैं हूं और मेरा एक कोई दोस्त है, तो अगर हम दोनों दोस्त एक ही जगह पर रह रहे हैं और हम एक ही चीज को फीड करते हैं और वो फीड जो फूड सोर्स है वो लिमिटेड है, तो हमारे बीच में उसके लिए क्या होगी, लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तो एक मरेगा और एक जिंदा रहेगा। तो उस कंडीशन में अगर हमें दोनों को जिंदा रहना है तो हमको क्या करना होगा, अपना फूड रिसोर्स जो है वो बदलना होगा, तभी हम कोएग्जिस्ट कर पाएंगे। तो इस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या, रिसोर्स पार्टीशनिंग, यानी कि वो अपनी फूडिंग हैबिट को चेंज कर लेंगे तो वो सर्वाइव कर पाते हैं। यही गॉस ने कहा था कि टू और मोर रिसोर्सेज लिमिटेड स्पीसीज हैविंग आइडेंटिकल पैटर्न ऑफ रिसोर्स यूज कैन नॉट कोएग्जिस्ट
कैन नॉट को एग्जिस्ट, अगर को एग्जिस्ट करना है तो उनको अपने फूड रिसोर्स को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ये स्पीसीज ए है और ये स्पीसीज बी है, दोनों का फूड रिसोर्स क्या है, सेम है। इसके लिए इन्होंने एक एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था। इन्होंने पैरामीशियम की दो स्पीसीज ली थी, एक ली थी पैरामीशियम कॉर्डेटम और दूसरी ली थी पैरामीशियम ऑरिलिया, और उस पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो जब कभी हम लोग कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन लॉ पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में वहां पर देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, सेकंड ऑप्शन, रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब आप समझ लीजिए कि ये यहाँ पर इसलिए बता दिया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गॉस जो थे, गॉस ने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो किस ऑर्गेनिज्म पर किए थे, तो पैरामीशियम पर किए थे। दो स्पीसीज ली थी, एक कॉर्डेटम ली थी और दूसरा ऑरिलिया ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ। तो आपसे कह रहा है कि जो जब हम लोग पढ़ते हैं डिकम्पोजिशन, तो वहां पर हम लोग 4-5 स्टेप में देखते हैं डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, तो वहां पर आपको मिनरलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है कि इसमें से बताइए कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या जाएगा। तो आपको 2 सेकंड का समय देते हैं, इसका आंसर आप बताने की कोशिश करिए। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। यहाँ पर देखिए कहा है इन प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ, ये किसके रिलीज में हेल्प कर रहा है। तो यहाँ आप देखिए, जब हम लोग डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं तो डिकम्पोजिशन में हम लोग यहाँ पर 5 स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका होता है फ्रेगमेंटेशन, फिर होता है लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन और लास्ट में आपका होता है मिनरलाइजेशन। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो FICHM से आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर आपका लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। अब आप देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही जाएगा। तो मिनरलाइजेशन प्रोसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को रिलीज कर रहे हैं कहाँ से, ऑर्गेनिक मैटर से। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर by microbes resulting in the release of nutrient like nitrogen, phosphorus and sulfur in form that plant can readily absorb। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को रिलीज किया जा रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है ये आपका जाएगा क्या, ए स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इन विच इकोसिस्टम इज द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ग्रेटर देन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि किसमें जो है वो प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में बायोमास जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर जो आपको मिलेगा देखने के लिए वो आपका मिलेगा सी। ये कंडीशन आपको सी में देखने को मिलती है जहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर से आपका जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर का जो बायोमास जो है वो ज्यादा होता है। तो इन मरीन इकोसिस्टम द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर, या फिर जिन्हें जू प्लैंक्टन के नाम से जाना जाता है, इज टिपिकली ग्रेटर देन द बायोमास ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी जिनका बायोमास जो है वो फाइटोप्लैंक्टन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये ऐसा क्यों हो पाता है, दिस इज ड्यू टू द रैपिड टर्नओवर एंड कंजप्शन रेट ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देन इवन टू द प्रोड्यूस रैपिडली। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले सनलाइट है, ठीक है, फिर आपका प्रोड्यूसर है डायनोफ्लैजलेट है, आपका ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इसमें आपका कोपियोपॉड आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर है, इसमें आपके ओशियन सनफिश हैं, फिर आपका टर्सी कंज्यूमर है, इसमें आपके स्मॉल शार्क आते हैं, फिर आपका क्वाटनरी कंज्यूमर है, ये आपका आते हैं लार्ज फिश। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी जाएगा। सी इकोसिस्टम में बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर ज्यादा होता है देन प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो डिकम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर आपसे पूछा है कि करेक्ट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी हमने लास्ट स्टेप में देखा कि जो स्टेप थे वो आपके कैसे थे, FIC, यहाँ पे C हो जाएगा, ये फिर आपका था HM। तो ह्यूमिफिकेशन के बाद आपका आ रहा था क्या, मिनरलाइजेशन। यहाँ पर आप देखिए ह्यूमिफिकेशन फॉलो मिनरलाइजेशन, तो डी स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब आप देखिए जिसमें आपका डी स्टेटमेंट जाएगा वो आपका स्टेटमेंट क्या चला जाएगा, करेक्ट जाएगा। तो आप देखिए डी आपका यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, ये दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो गए, गलत चले जाएंगे। अब बाकी के ऑप्शन मैच कराइए। डिकम्पोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस, तो डिकम्पोजिशन जो है वो कैसा प्रोसेस है, एनारोबिक प्रोसेस है।
तो ये दोनों तरह से हो सकता है डिकम्पोजिशन, एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक, यहाँ पर आप थ्योरी देखिए जरा, तो डिकम्पोजिशन कैन बी बोथ, एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक भी हो सकता है, while aerobic decomposition is more common on in nature and happen in the presence of oxygen। एनारोबिक डिकम्पोजिशन जो होता है, जो एरोबिक डिकम्पोजिशन होता है वो मेनली होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन अकर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक के कंपैरिजन में एरोबिक वाला जो है वो जनरली देखने को मिलता है। तो ए स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट यहां पर दे रहा था, तो ये आपका क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो आपका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट बी एंड डी। डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डेट्रिटस डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ इट। तो केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है, अगर नेचर किस तरह का है उस हिसाब से डिकम्पोजिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एक तरफ आपका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और कह रहा है आपसे कि आप इसमें मैच कराइए कि आपका करेक्ट आंसर जो है वो क्या जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, एक आपका हो गया स्टैंडिंग क्रॉप, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्टैंडिंग स्टेट और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आप देखिए यहाँ पर कि इकोलॉजी में दो टर्म हमें याद रखने हैं, कि स्टैंडिंग स्टेट याद रखना है, दूसरा स्टैंडिंग क्रॉप। तो स्टैंडिंग क्रॉप मतलब हो गया रिफर टू द अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास। तो क्रॉप जो है वो आपका क्या है, लिविंग बायोमास को प्रेजेंट करता है इन एन इकोसिस्टम एट ए स्पेसिफिक टाइम। ए स्पेसिफिक टाइम पर लिविंग बायोमास को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप हो गया। ठीक है, वाइल स्टैंडिंग स्टेट रिफर टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब देखिए, लिविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कौन, स्टैंडिंग क्रॉप, और जो नॉन लिविंग या इनऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कौन, स्टैंडिंग स्टेट। अब देखिए कैसे हम याद रखेंगे कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो देखिए स्टेट मतलब सीधा, तो जब कोई आदमी मर जाता है तो वो ऐसे स्टेट कंडीशन में रहता है। ठीक है, तो स्टेट मतलब मर गया तो नॉन लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया मतलब कैसा हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया। और जो फसल होती है वो हमारी हरी भरी होती है और लहरा रही होती है, तो जो फसल है वो हमारा कैसा आ जाएगा, लिविंग में आ जाएगा। तो अब आप देखिए स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो आपका क्या चला जाएगा, मास ऑफ लिविंग ट्रॉफिक लेवल। तो आपका चला जाएगा क्या, ये क्रॉप का चला गया सी का थर्ड। तो सी का थर्ड देखिए आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, दो स्टेटमेंट, एक आपको यहाँ मिल रहा है और एक आपको यहाँ मिल रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब आप स्टैंडिंग स्टेट देखिए, तो अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट या इनऑर्गेनिक की बात करें इन द सॉइल एट ए गिवन टाइम, तो ये आपका हो गया ए का फोर्थ। तो ए का फोर्थ देखिए कहाँ मिल रहा है, तो ए का फोर्थ आपको थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, तो ये सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व किया। बाकी के दो स्टेटमेंट बचे हम उनको भी देख लेते हैं। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी कि बी का आपका सेकंड जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। तो ये आपका बी का सेकंड चला गया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपका चला जाएगा क्या, डी का फर्स्ट। अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक एनपीपी होता है यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा आपका होता है जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो एनपीपी इज इक्वल टू होता है जीपीपी माइनस आर। आर मतलब आप रेस्पिरेशन घटा देंगे तो आपका एनपीपी आ जाएगा। ये किसी क्वेश्चन में आएगा, अभी तो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए, आप अभी इस क्वेश्चन पर फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये पैराग्राफ दे दिया है और इसको बोला है कि आप रीड करिए, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है वो यही इसी कॉन्सेप्ट से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपको देखने को मिलता है, इस तरह से आपको टोटल 10 क्वेश्चन मिलेंगे सॉरी 5 जो है वो आपको इस पैराग्राफ से मिलेंगे और इसके बाद एक पैराग्राफ और आएगा, वहां से भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पढ़िए क्या कह रहा है। इंडिया वाज अमंगस्ट द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान and program at a national level to attain total reproductive health as a social goal. These program called family planning, इन प्लान को क्या नाम दिया गया था, फैमिली प्लानिंग दिया था। were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decade. Improved programs covering wider reproduction related area are current in operation, creating awareness among the people about various reproductive related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively health society are the major tasks under these
प्रोग्राम। तो ये आपका रिप्रोडक्शन हेल्थ से जो रिलेटेड है वो आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। यहां पर आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कह रहा है कौन जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपने फाइलेरिया के बारे में सुना होगा। फाइलेरिया जो है वो फाइलेरियासिस कॉज करता है, जिसे हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है, और ये मच्छर के काटने से होता है, और बुचरेरिया जो होता है वो इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका जो फाइलेरिया है ये आपका एसटीडी के अंतर्गत नहीं आता है, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका सेकंड जाने वाला है। यहाँ पर बाकी के ऑप्शन जरा देख लीजिए। तो आपका जो है क्लामाइडियासिस जो हो गया, ये एक बैक्टीरिया द्वारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस नाम देते हैं, जिसके द्वारा ये कॉज होता है। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है, तो प्राइमरी थ्रू वेजाइनल एंड ओरल एंड एनल सेक्स। ये वेजाइनल सेक्स के द्वारा, ओरल सेक्स के द्वारा, या फिर एनल सेक्स के द्वारा ये ट्रांसमिटेड होता है। इसका नाम हो गया क्या, क्लेमाइडियासिस, और बैक्टीरिया का नाम हो गया क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। ये आपका एसटीडी हो गया, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर नहीं रहेगा, ठीक है। नॉट पूछा था। जेनाइटल हर्पीस, ये आपका हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस द्वारा होता है, एक वायरल डिजीज है। ट्रांसमिशन जो होता है वो आपका हो गया स्किन टू स्किन कांटेक्ट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। जब सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें स्किन टू स्किन जब कांटेक्ट हो रहा है तो वहां पर हर्पीस जो है वो फैलने के चांसेस होते हैं। सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जेनाइटल रीजन्स होते हैं, जैसे एनल और थाई रीजन या फिर वेजाइनल रीजन, उसके पास में आपको ब्लिस्टर या फिर सोर्स देखने को मिलता है, यानी कि इस तरह से छोटे छोटे दाने मिलेंगे और उनके अंदर वाइट मटेरियल, फ्लूइडी मटेरियल भरा होगा। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उससे हम लोग नाम देते हैं क्या, हर्पीस डिजीज हुई है। और ये वायरस जो कॉज करता है उसका नाम है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। तो ये भी आपकी एक एसटीडी डिजीज है। नेक्स्ट है आपका ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस जो है ये एक पैरासाइट द्वारा, प्रोटोजोन पैरासाइट द्वारा कॉज होती है, जिसे हम लोग ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस कहते हैं। ये एक वेजाइना का पैरासाइट होता है। ये प्राइमरली कॉज होता है थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। तो इसका फाइलेरिया करेक्ट आंसर है। फाइलेरिया आपका मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है, और ये लिम्फ नोड की डिजीज है, यानी कि लिम्फ नोड का फ्लो रुक जाता है वहां पर वर्म के एक्यूमुलेशन की वजह से, और उसमें हाथी पांव बीमारी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following statement is incorrect? Incorrect statement आपसे पूछ रहा है with respective to medical termination of pregnancy। यानी कि कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं, या आप कह सकते हैं कोई फीमेल जिसका हेल्थ इश्यूज हैं, और या फिर रेप विक्टिम है या कोई और तरह के विक्टिम्स हैं, तो उनमें ये कॉन्सेप्ट है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। तो उस कंडीशन में उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। उसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन दिए गए हैं। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो एमटीपी, इसको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी को शॉर्ट फॉर्म में एमटीपी के नाम दे रहे हैं। ये सबसे पहले इंडिया में लीगल किया गया था, ये एक्ट 1971 में। तो इज लीगलाइज्ड इन इंडिया फ्रॉम 1971। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। आपसे पूछा है क्या, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, ठीक है। नोन एज मेडिकल एबॉर्शन, इसे मेडिकल एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं, या फिर मेडिकेशन एबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रोसीजर है जिसमें यूज किया जाता है कुछ ड्रग्स का प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए। इट्स ए सेफ एंड इफेक्टिव ऑप्शन स्पेशली व्हेन द प्रेगनेंसी इज इन इट्स अर्ली स्टेजेस। अगर प्रेगनेंसी अर्ली स्टेजेस में है तो इसे अबॉर्ट किया जा सकता है, यानी कि जो यहाँ पर जो भ्रूण बन रहा है, अगर इसमें अगर टाइम ज़्यादा हो गया, जैसे 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है, अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से अगर ऊपर का टाइम हो जाता है तो वहां पर एबॉर्शन करने पर जो महिला होती है उसके डेथ के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये आप समझ लीजिए कि अबाउट अर्ली स्टेजेस में अगर क्या करें, टर्मिनेट कर दें तो टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके बाद अप टू अबाउट 9 वीक, कब तक, अर्ली स्टेजेस या फिर 9 वीक तक, ठीक है। द एमटीपी यानी कि आपका हो गया क्या, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट वाज अमेंडमेंट इन 2021। इसको 2021 में सुधार किया गया, अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट में, और वहां पर अलाउ किया गया एबॉर्शन को अप टू 24 वीक। वहां पर कंडीशन रख दी गई कि 24 वीक तक भी टर्मिनेशन कर दिया जा सकता है, बस कुछ स्पेशल कंडीशन होंगी तभी ये टर्मिनेशन किया जाएगा। द प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व टेकिंग 2 मेडिकेशन। जब ये मेडिकली अबॉर्ट किया जाता है तो उसमें 2 मेडिकेशन इन्वॉल्व होते हैं। एक आपका हो गया मिफीप्रिस्टोन
एंड मिसोप्रोस्टॉल, ये 2 ड्रग हैं जो दिए जाते हैं अबॉर्शन के टाइम पर, विच वर्क टू एंड द प्रेगनेंसी, और ये दोनों ड्रग जो है ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने ये चीज समझ लिया। अब आप देखिए ऑप्शन को मैच कराइए, तो दे आर कंसीडर सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 3rd मंथ से पहले पहले या फिर 9th वीक की बात की गई है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। MTP यानी कि आपका हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी परफॉर्म्ड इवन आफ्टर 24 वीक बट विद द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी सही है, कुछ मेडिकल केसेस में इसको 24 वीक तक भी कंसीडर किया गया। अबाउट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी अंडरगो MTP इन ए ईयर ग्लोबली, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 20% मतलब हो गया 100 में से 20 महिलाएं जो है उनको MTP के थ्रू गुजरना पड़ता है ग्लोबली इन एक साल में, तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका 4th स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम मूव करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, मैचिंग क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको मैच कराइए, फिर मैं एक एक करके सारे ऑप्शन को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। आपको 2 सेकंड का समय दे रहा हूं, उसमें आप यहाँ पर इसका आंसर बताने की कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में। चलिए, आपने इसका आंसर जो है वो दे दिया होगा। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इसके सारे ऑप्शन को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपका दिया हुआ है, सब ये स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पर आप देखिए ये जो रीजन होता है इसको हम लोग वेजाइना कहते हैं, इसके जस्ट ऊपर जो है ये आपका जो रीजन है इसे सर्विक्स नाम दिया जाता है। यहाँ पर ये आपका हो गया इनर लाइन जो है आपका मायोमेट्रियम हो गया, और ये अंदर की तरफ है ये आपका एंडोमेट्रियम हो गया। ये आपका यूट्रस होता है जहां पर एम्ब्रियो का इम्प्लांट किया जाता है, और ये आपकी होगी फैलोपियन ट्यूब, ये है आपका ओवरी, और ये फिम्बरी होती है, इस तरफ फिंगर नुमा स्ट्रक्चर होती हैं जो ओवम को अपनी तरफ खींचने का काम करती हैं। ये रीजन जो है इसे हम लोग फंडस कहते हैं, और ये आपका है यूट्राइन ट्यूब, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी कह रहे हैं। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे एक एक करके। तो सबसे आप पहले समझिए, आपका सबसे पहले दिया हुआ था जिफ्ट। जिफ्ट मतलब हो गया जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि जायगोट कब बनता है, जब हम क्या करें कि ये ओवम है, ओवम को स्पर्म के साथ में अगर हम क्या करें फ्यूज करा दें, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, जायगोट नाम देते हैं। अगर जायगोट बना करके अगर फैलोपियन ट्यूब में अगर फ्यूज किया जा रहा है, यानी कि हमने फर्टिलाइजेशन करा दिया और उसके बाद में जो जायगोट बना उसको यहाँ ला करके हमने क्या किया, फ्यूज इम्प्लांट करा दिया, तो उससे हम लोग नाम दे रहे हैं टेक्निक को क्या, जिफ्ट। ठीक है, तो जिफ्ट मतलब हो गया जायगोट स्टैंड, जिफ्ट स्टैंड फॉर जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में ART के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जब वो कैपेबल नहीं है कि किसी बेबी को बर्थ दे सके, तो उसको किस प्रकार की मेडिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो इम्प्लांटेशन है उसको असिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये ART टेक्निक्स हैं, यूज टू हेल्प इन फर्टाइल कपल्स कंसीव, इट इन्वॉल्व फर्टिलाइज एग इन विट्रो। इसमें क्या किया जाएगा, एग को इन विट्रो स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज कर दिया जाएगा, देन ट्रांसफरिंग द रिजल्टिंग जायगोट, उसके बाद जो जायगोट बनेगा उसको डायरेक्टली वुमेन के फैलोपियन ट्यूब में बाया लेप्रोस्कोपी क्या कर दिया जाएगा, इम्प्लांट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया जिफ्ट। वहीं आपका जो दूसरा था उसमें था ICSI, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब समझिए कि ICSI में क्या हुआ कि ये ओवम है, ओवम को यहाँ पर वैक्यूम द्वारा होल्ड किया गया और एक निडल के थ्रू यहाँ पर निडल में स्पर्म डाल करके उस ओवम के अंदर क्या किया गया, उसके ओवम के साइटोप्लाज्म में उसको स्पर्म को एंटर करा दिया गया। तो ऐसी कंडीशन जहां पर स्पर्म जो है वो अपनी मोटिलिटी लॉस कर चुका है और स्पर्म जो है वो उसके पास इतनी ताकत ही नहीं बची कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, तो उस कंडीशन में ICSI का यूज करके हम लोग ओवम को फर्टिलाइज करा सकते हैं बाया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ICSI में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर स्पर्म कैपेबल ही नहीं है कि वो ओवम की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर सके। उस कंडीशन में निडल के थ्रू स्पर्म को ओवम के अंदर पेनिट्रेट किया गया। लेकिन IVF में क्या होता है कि जो स्पर्म है उसके पास में ये कैपेबिलिटी है कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड पेनिट्रेशन स्पर्म इन एग आफ्टर एडिशन प्रोसेस, यानी कि स्पर्म और ओवम को एक साथ रखा जाएगा तो स्पर्म के पास ये कैपेसिटी है कि ओवम को क्या कर दे, फर्टिलाइज कर दे।
तो उसको हम लोग IVF कह रहे हैं। और ICSI में क्या है कि स्पर्म के पास कैपेसिटी ही नहीं है कि वो ओवम के पेनिट्रेट करा सके, तो उसमें निडल के थ्रू हम अंदर भेज रहे हैं। तो ये ICSI में डिफरेंस हो गया। अब देखिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज ए प्रोसीजर यूज्ड इन असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये भी एक ART का पार्ट है, टू इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ प्रेगनेंसी स्पेशली व्हेन डीलिंग विद मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, यानी कि मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी से वो डील कर रहा है। इट इन्वॉल्व डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए सिंगल स्पर्म। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन बना दे कि ICSI में एक स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं एक से ज्यादा, तो एक को कराते हैं, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो सिंगल स्पर्म को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे एग टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑफन डन इन कॉन्जुगेशन विद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये इसका पार्ट है, IVF के अंदर ही ICSI आता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन हमने यहाँ पर टेकल कर लिए, उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन अभी और बचे हुए हैं, उनको भी जरा आप देख लीजिए। अब देखिए, वहां पर आपके जिफ्ट के बारे में डिस्कस नहीं था। जिफ्ट मतलब होता है आपका गैमीट इन फैलोपियन ट्रांसफर। तो गैमीट 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका ओवम होता है, दूसरा स्पर्म होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो अगर एक ऐसी कंडीशन ली जाए जहां पर गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में भेज दिया जाए, तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यूज्ड मल्टीपल एग कलेक्टेड फ्रॉम दी ओवरीज, यानी कि एक ओवरीज से मल्टीपल एग को कलेक्ट किया जाएगा। द एग आर प्लेस्ड इनटू ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब, उसको जो एग कलेक्ट किए गए उसको एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब में रखा जाएगा, जिसे हम लोग कैथेटर के नाम से जानते हैं। अलोंग विद द स्पर्म यूज्ड टू बी यूज्ड, और उसके साथ में स्पर्म को भी रखा जाएगा। द गैमीट दोनों, बोथ एग एंड स्पर्म आर देन इंजेक्टेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब यूजिंग ए सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड लेप्रोस्कोपी। उसके बाद एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसे लेप्रोस्कोपी कह रहे हैं, उसमें उसको जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पर स्पर्म और ओवम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, जिफ्ट टेक्निक हो गई। अब आपने 2 देख लिया है, एक आपने जिफ्ट देख लिया, जेडायाफ्री देख लिया है, और ये गिफ्ट देख लिया है। ये गिफ्ट मतलब वो तोहफे देने वाला नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। जिफ्ट मतलब हो गया गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो ये आपने 3 चीजें देख ली। अब एक चीज और बच रही है, उसको भी जरा आप यहाँ पे देख लीजिए। ये आपका हो गया इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म को जो यूटेरस होता है उसके अंदर जो है वो इम्प्लांट कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि स्पर्म आर कलेक्टेड एंड वॉश्ड, स्पर्म को कलेक्ट किया गया, उसके बाद में वॉश किया गया, उसके बाद जो स्पर्म जो है वो उसको कंसंट्रेटेड किया गया था विद मोबाइल स्पर्म। जो मोबाइल स्पर्म यानी कि जिनके पास में मोटिलिटी थी, उन स्पर्म को कलेक्ट कर लिया गया, कंसंट्रेट किया गया, और उसको डायरेक्टली कहाँ भेज दिया गया, यूटेरस की तरफ भेज दिया गया, ठीक है। तो इसको कहा गया इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसे fertility treatment where sperm are placed directly in the woman uterus to increase the chance of fertilization। फर्टिलाइजेशन के चांस को बढ़ाने के लिए उनको डायरेक्टली कहाँ भेज दिया गया, फीमेल के यूटेरस में। दिस प्रोसीजर कैन बी हेल्पफुल फॉर कपल एक्सपीरियंसिंग इनफर्टिलिटी ड्यू टू वेरियस रीजन। जैसे रीजन में क्या क्या हो सकता है, मॉडरेट मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड यानी कि उसको अभी तक समझा नहीं पाएंगे किस वजह से इनफर्टिलिटी है, और सर्टेन मेडिकल कंडीशन। IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इनफर्टिलिटी इज ए रिलेटिवली सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। ये IVF के कंपैरिजन में सिंपल है और लेस एक्सपेंसिव प्रोसीजर है कंपेयर टू जो आपके अदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उसके कंपैरिजन में। तो ये आपने देख लिया है क्या, IUI। इतने में हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए। अब देखिए हमने अभी तक जो डिस्कस किए हैं वो आपका जिफ्ट देख लिया है, गिफ्ट देख लिया है, IUI देख लिया है, एंड ICSI देख लिया है। अब आपने अभी तक हमने नहीं देखा है IUT। तो IUT मतलब हो गया इंट्रा यूटेरस ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो IUT है ये आपका थोड़ा सा डिफरेंस होता है ये इन बाकी के मेथड से। ये आपने एक मूवी देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर है, आई थिंक, मुझे नाम नहीं याद रहा है इसका। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं इनसे कि हमको अपने जैसा मत समझिए। वैसे ही यहाँ पर जो IUT है वो इनसे कह रहा है कि आप हमको अपने जैसा मत समझिए। ये सारे जो है मेथड है आर्टिफिशियल असिस्टेंडिंग प्रेगनेंसी के मेथड हैं, लेकिन IUT जो है वो ये असिस्टेड मेथड नहीं है। IUT में क्या होता है, टिपिकली रिफर टू इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ्यूजन। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर यूटेरस के अंदर जो बेबी है इसके
ये लड़ रहा है एनीमिया से और उसको खून की जरूरत है, तो क्या करते हैं, उसको यूटेरस के अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो उस कंडीशन को नाम दिया जाता है क्या, IUT। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है, इमेज इसलिए बनाई है ताकि आप इसको ध्यान में रख पाए कि जो मना कर रहा है इस तरह से कि हम आपके जैसे नहीं है, वो आपका क्या है, IUT है, यानी कि इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन। यूजुअली थ्रू दी अम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू ब्लड भेजा जाता है टू ट्रीट सीवियर फेटल एनीमिया। दिस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी which refer to a normal pregnancy where the fertilized egg implant and develop inside the uterus। तो IUT जो है वो इसमें फर्टिलिटी जो है वो नॉर्मल होगी, लेकिन किसी वजह से वो जो फीटस है वो एनीमिया से लड़ रहा है, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं कि आप क्वेश्चन को मैच कराइए। अब यहां पर देखिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिफ्ट मतलब हो गया क्या, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो आप जायगोट देखिए कहां पे बात की गई है, ट्रांसफरिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो हाँ, ए का थर्ड जा सकता है। अब आप बाकी के ऑप्शन भी जरा आप देख लीजिए, ये आपका हो गया IUT यानी कि इंट्रा यूरेट्राइन ट्रांसफ्यूजन। तो एनीमिया या ब्लड की कहीं बात की गई है, यहां पे देखिए आप जरा, ICSI मतलब हो गया एक मिनट रुकिए जरा, ये हो गया आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये आपका हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक, ये आपका हो जाएगा बी का फर्स्ट। अब आप मैच करा लीजिए जरा इसको, बी का फर्स्ट हो गया आपका, यहाँ पर इस ऑप्शन में दे रहा है और इस ऑप्शन में दे रहा है, तो ये आपके गलत हो गए, ठीक है। और आपका हो जाएगा क्या, जिफ्ट मतलब हो गया ट्रांसफरिंग ऑफ fertilized egg up to 8 blastomere, transferring of embryo with more than 8 into the uterus। तो इंट्रायूट्राइन जो है वो आप इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर मैच करिए, मैं बता रहा हूं आपको फिर कि सही क्या जाएगा। चलो इसको एक बार हम फ्रेश तरीके से दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले आप इनको इरेज कर लीजिए, ठीक है। चलो अब आप इसका जो हमने अभी कॉन्सेप्ट देखा था उसके हिसाब से आप मैच कराइए। सबसे पहला हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा गया है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन विट्रो बाय इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू ओवम, ठीक है। तो डायरेक्टली इनटू ओवम यानी कि उसको साइटोप्लाज्म में क्या किया जा रहा है, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया। तो बी का आपका चला गया क्या, फर्स्ट चला गया। तो बी का फर्स्ट आप देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है, तो एक आपका यहाँ जा रहा है और एक आपका इस ऑप्शन में जा रहा है, इसमें थर्ड जा रहा है, इसमें थर्ड जा रहा है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या जा रहा है कि आपका जो आपका था क्या, IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, यानी कि यूटरस के अंदर डायरेक्ट क्या करें, स्पर्म को इंजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम ए हेल्दी डोनर इनटू द यूटरस आर्टिफिशियली। तो ये आपका सी का चला गया क्या, फोर्थ। तो सी का फोर्थ जो है वो आपका बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी जरा हम मैच करा लेते हैं। हम देखिए कंफ्यूजन कहाँ पर हो रही थी कि ये इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन जो है वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये ब्लड वाला हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज और है, उसको भी जरा आप इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो आप देखिए अब आपका ए का चला जाएगा थर्ड, तो ए का गया आपका क्या, थर्ड। जिफ्ट मतलब होता है जाइगोट, तो ट्रांसफरिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग अप टू 8 ब्लास्टोमियर इनटू फेलोपियन ट्यूब, उसको हमने नाम दे दिया क्या, जिफ्ट दे दिया। और जो आपका डी का चला जाएगा सेकंड, तो IUT मतलब हो गया ट्रांसफरिंग ऑफ एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूटरस। 8 से ज्यादा का जो ब्लास्टोमियर को अगर हम यूटरस में कह रहे हैं तो इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर के नाम से भी या उसको इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है और IUT मतलब ट्रांसफ्यूजन वाला भी आपको याद रखना है। अगर 8 से ज्यादा का अगर हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो IUT कहेंगे, और अगर हम 8 से कम का कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं क्या,
जिफ्ट कहते हैं। तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। ये चीज हमने सारा डिस्कस कर लिया था यहाँ पर। ये है आपका, इसमें क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब होता है कि किसी तरह वो रीजन जिनकी तरह से किसी नए बेबी का बॉर्न या बर्थ ना हो, उसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन कह रहे हैं। इज नॉट मीन ऑफ फीमेल, कह रहा है कि इनमें से जो कॉन्ट्रासेप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो फीमेल के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जैसे कॉपर टी हो गया, वो सारे जो है वो फीमेल यूज कर सकते हैं। लैक्टेशनल एमोनोरेकिया ये आपका फीमेल में होता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कि जैसे यहाँ पर कंडोम का ऑप्शन आएगा तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर सीधे भाग करके फोर्थ ऑप्शन पर टिक कर देंगे, क्योंकि फीमेल के बारे में तो उन्होंने कभी सुना नहीं, क्योंकि हमारे समाज में जनरली जो है वो मेल कंडोम से यूज किया जाता है, फीमेल कंडोम्स बहुत कम कंडीशन में ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ फीमेल कंडोम्स भी यूज किए जाते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर जो है वो नहीं जाएगा, ये दोनों के लिए कॉमन होता है। ये देखिए यहाँ पर दो टर्म आते हैं, एक बेसेक्टमी आता है और एक ट्यूबेक्टमी टर्म आता है, तो उनको जरा हमें समझना होगा। अगर हम क्या करें, ये आपका फीमेल फेलोपियन ट्यूब है, फीमेल फेलोपियन ट्यूब को कट करके अगर जोड़ दिया जाता है तो उसे हम लोग ट्यूबेक्टमी नाम देते हैं, और अगर वास डिफरेंस को अगर यहाँ पर कट करके जोड़ा जाता है तो उसे हम वेसेक्टमी के नाम से जाना जाता है। तो वेसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी आर बोथ परमानेंट स्टरलाइजेशन, ये दोनों क्या है, परमानेंट स्टरलाइजेशन है। वहीं आपका जो कंडोम्स होता है टेम्पररी स्टरलाइजेशन होता है। डिजाइन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी बट दे आर परफॉर्म्ड ऑन मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वेसेक्टमी इन्वॉल्व कटिंग एंड सीलिंग द वास डिफरेंस, वेसेक्टमी में वास डिफरेंस को कट करके सील किया जाता है जो कि मेल में होती है, ठीक है। वहीं ट्यूबेक्टमी में क्या करते हैं, इसे ट्यूबल लाइगेशन के नाम से भी जानते हैं, इसमें जो फेलोपियन ट्यूब है उसको कट करके जोड़ दिया जाता है। तो ये वेसेक्टमी जो है ये आपका मेल में होता है, ना कि आपका कहाँ होगा, फीमेल में। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, थर्ड स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, इसमें कहा गया है सहेली। तो सहेली जैसी वर्ड आता है तो सहेली एक टर्म और यूज किया जाता है, जो लड़कियों की जो दोस्त होती हैं उनको भी हम लोग सहेली के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये लड़कियों की जो दोस्त है उनको वो सहेली वाला यहाँ पे सहेली नहीं है, यहाँ पर जो सहेली है ये आपका एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसे CDRI द्वारा निर्मित किया गया था। ये पहली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी जिसे सेंट क्रोमैन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी, तो ये डेवलप की गई थी आपकी CDRI के द्वारा। इसको एक नाम से और जाना जाता है, वंस ए बीक पिल के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे किसी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि वंस ए बीक पिल कौन सी है और किसके द्वारा निर्मित की गई, तो आप बताएंगे कि वो सेंट क्रोमैन है, सहेली है, और वो डेवलप की गई थी किसके द्वारा, CDRI द्वारा। तो सहेली मतलब ये लड़कियां जो दोस्त हैं वो सहेली नहीं है, ये सहेली आपकी क्या है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए कह रहा है डज द नंबर ऑफ स्पीसीज इन ए कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम, दिस इज ए क्वेश्चन for which ecologists have been able to give a definitive answer. For many decades, ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable than those with the less species, according to the International Union of Conservation Nature and Natural Resources से IUCN के नाम से जाना जाता है। 2004 the total number of plant and animal species described so far is more than 1.5 million। तो यहाँ पर आप इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन, तो उनका आपको आंसर करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी का जो है वो ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो इन ए स्टेबल कम्युनिटी स्पीसीज इंटरेक्शन में बफर द कम्युनिटी फ्रॉम कोलैप्स व्हेन ए सिंगल स्पीसीज इज एब्सेंट। तो ये आपका सिंगल स्पीसीज जो है वो आपका जब एब्सेंट होगी तो कोलैप्स कर सकती है। देयरफॉर द एब्सेंस ऑफ वन स्पीसीज डज नॉट नेसेसरी लीड टू अनसस्टेनेबिलिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो आपका ये सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाना चाहिए। इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम 1 ईयर, ठीक है। ऑल द स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू ए स्टेबल कम्युनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका यहाँ पर
थर्ड जाना चाहिए। आप अपने हिसाब से देखिए कि कौन सा है, फिर मैं आपका इसका क्लियर करता हूं कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट जाएगा। आप अपने हिसाब से कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिए, फिर देखता हूं कि आपका नॉलेज जो है वो कहां तक की पहुंच रहा है। ठीक है, चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने कमेंट सेक्शन में थर्ड ऑप्शन के लिए कमेंट किया हुआ तो उनका आंसर सही है। यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक इसका नहीं होता है। ऑल द स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ए स्टेबल कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी वन लीड्स टू इट्स अनस्टेबिलिटी। तो ऐसा देखने में नहीं पाया जाता है, तो इसका नॉट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी का ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी के 3 स्टेटमेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको आपको कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको आप इजिली जो है वो सॉल्व कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है उसमें रिवेट जो है वो किससे रिलेटेड है? तो रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो है वो पॉल इलरिच द्वारा दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट कंपेयर एन इकोसिस्टम टू ए एरोप्लेन। यहाँ पर इन्होंने एक इकोसिस्टम को एक एरोप्लेन से कंपेयर किया था, तो उसको हम डिटेल में एक लेक्चर लेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि जो यहाँ पर रिवेट है आपका, वो आपका रिलेटेड है किसके साथ में? स्पीसीज के साथ में। ठीक है, इकोसिस्टम यहाँ पे आपका अगर पूछा जाए कि आपका एक इकोसिस्टम जो है वो किससे रिलेट करता है, तो इकोसिस्टम आपका एरोप्लेन से रिलेट करता है, और जो आपके रिबिट उसमें लगे होते हैं वो रिबिट जो है वो आपके किससे रिलेटेड करते हैं? स्पीसीज से रिलेट करते हैं। द हाइपोथेसिस सजेस्टेड दैट वाइड इनिशियली रिमूविंग इंडिविजुअल स्पीसीज, जिसे हमने नाम दिया क्या? रिबिट कह रहे हैं, माइट नॉट हैव ए विजुअल इंपैक्ट द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ स्पीसीज लॉस कैन वीकन द इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो आपका प्लेन है या एरोप्लेन है, और जो रिवेट है वो उसके क्या है? स्पीसीज हैं, इवनली लीडिंग टू इट्स कोलैप्स। तो ये आपका रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस से पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि किसने दी थी, तो पॉल एलरिच ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है। कह रहा है द साइंटिस्ट हु प्रोवाइड दैट स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी वाज। तो ये कह रहा है कि कौन से साइंटिस्ट थे, इन्होंने बोला कि स्पीसीज रिचनेस जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, कोरिलेट होती है स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी के। तो ये यहाँ पर जिनका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डेविड टेलीमान है, जिन्होंने ये बताया था कि जो स्पीसीज की कम्युनिटी की स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है उसकी स्पीसीज रिचनेस से। तो यहाँ पर आप इनको इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं डेविड टिलमैन, इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कह रहा है अमंग द वर्टिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पीसीज रिच ग्रुप। तो कह रहा है इनमें से कौन सा जो है किसमें सबसे ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सारे वर्टिब्रेट्स दिए गए हैं, तो वर्टिब्रेट्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि जो फिशेज होती हैं, फिशेज की जो स्पीसीज होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं। अगर वही आपसे अगर पूछा जाता है कि इनवर्टिब्रेट में किसकी सबसे ज्यादा होती है, तो इनवर्टिब्रेट में आपकी इंसेक्ट्स की सबसे ज्यादा होती है। इसी तरह से अगर प्लांट में पूछा जाए तो आप प्लांट में यहाँ पर बता पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या? सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर देखो कह रहा है, तो ये आपका फिशेज इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the following are the various hypotheses proposed in explaining the greatest biological diversity in trophic except। तो कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसमें से किसको छोड़ करके बाकी के सारे सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के स्टेटमेंट जो है वो आपके सही हैं। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर विच हेल्प द डाइवर्सिटी टू फ्लोरिश। इसको छोड़ दें तो बाकी के स्टेटमेंट हमारे सही जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो बीच का रीजन जो होता है ये आपका ट्रॉपिकल होता है, और जो साइड का रीजन जो होते हैं ये आपके टेम्परेट जोन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये आप इस बार देख लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेल प्रेजेंट इन द मैच्योर पॉलन ग्रेन आर। कह रहा है कि मैच्योर पॉलन ग्रेन में जो सेल प्रेजेंट होती हैं उसको क्या कहते हैं। तो इसका आप आंसर दीजिए, आपको 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है उसमें कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं।
तो मैच्योर पॉलन ग्रेन का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपका एक होता है जनरेटिव सेल और दूसरा आपका जो होगा यहाँ पर आपका होता है कौन सा, वेजिटेटिव सेल। तो इसका जो मैच्योर पॉलन ग्रेन टिपिकली कंटेन टू टाइप सेल, ए वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। दी वेजिटेटिव सेल इज लार्ज एंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ग्रेन। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो आपकी पॉलन ग्रेन की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि पॉलन ग्रेन की ग्रोथ को कौन कंट्रोल करता है, ऑप्शन दे दिए जाए जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, तो आप कहेंगे कौन, vegetative cell, while the generative cell divide to form two sperm cell involved in fertilization। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका थर्ड जाएगा, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, मैचिंग पूछ रहा है, तो जो एक्साइन है, फ्यूनिकल है, टेपिटम है, फिलीफॉर्म एपरेटस है, इसमें से आपको मैच कराना है। इस तरफ स्ट्रक्चर दिए हैं और इस तरफ आपके फंक्शन दिए हुए हैं। अब जरा आप यहाँ पर देख लीजिए कि जो आपका एंजियोस्पर्म में मेच्योर पॉलन ग्रेन होता है उसकी बाहर की जो होती है मेम्ब्रेन उसको हम लोग एक्साइन कहते हैं और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, वो गाइड करता है पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। तो पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड जो है वो आप देखिए कहाँ पर आपको मिलने को मिल रहा है, तो गाइड पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, तो ये आपका हो जाएगा ए का थर्ड जाएगा। टैपिटम जो है वो नरिश करता है पॉलन ग्रेन को, तो नरिश दी पॉलन ग्रेन, तो ये आपका हो जाएगा क्या, टैपिटम। वहीं एक्साइन जो होती है मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिन की बनी होती है, तो स्पोरोपोलिन जो है वो कहाँ पर आपका दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, मेडअप ऑफ स्पोरोपोलिन, तो ये आपका हो जाएगा एक्साइन का। और जो बच रहा है फ्यूनिकल जो होता है ये अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू दी प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के द्वारा जो ओव्यूल जो फ्यूनिकल पोजीशन होती है वहां से ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से क्या होता है, अटैच होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आप मैच करा लीजिए, ए का जो है वो आपका थर्ड चला जाएगा। तो ए का थर्ड केवल एक ऑप्शन में दिया हुआ, तो बी स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। बी का फोर्थ भी एक ही में दिया है, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर इसमें कहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, तो आप जब प्लांट पढ़ते हैं तो आपको वहां पर दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रखने होते हैं, एक डबल फर्टिलाइजेशन रखना होता है और एक आपका ट्रिपल फ्यूजन रखना होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि दोनों क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व टू फ्यूजन होते हैं, वन वेयर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूजेस विद द एग सेल। फर्स्ट एक होता है जहां पर स्पर्म सेल एग सेल के साथ में फ्यूज करेगी और क्या बनाएगी, जाइगोट बनाएगी, और दूसरा होता है जहां पर स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज होता है टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, द एंडोस्पर्म। तो जो आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है वो आपका ये प्राइमरी एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट होता है। वन स्पर्म फ्यूज्ड विद एग उसको जाइगोट बनेगा और एंडोस्पर्म बनता है, ट्रिप्लॉइड होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन होगा। करेक्ट आंसर जो है वो आपका सेकंड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू। तो कह रहा है कि ह्यूमन में जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उसमें कितने लोब्स होते हैं, तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो हमारे मैमल्स होते हैं, मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक ही होता है कि उसमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत कॉमन जनरली लोग पूछ लेते हैं कि बताइए क्या जो मेल है, मेल में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो हाँ, मेल में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होती, जबकि वो फीमेल में मेमोरी ग्लैंड होती हैं वो फंक्शनल होती हैं। वो इन्फेंट को जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो मिल्क फीडिंग भी कराते हैं। तो मेल में कैसे फंक्शनल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए कितना इसका आंसर जाएगा। तो जब आप मेमोरी ग्लैंड देखते हैं तो मेमोरी ग्लैंड जो है वो आपकी कुछ इस तरह से दिखती है। यहाँ पर जो ये आपके इस तरह से जो स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ये लोब है, लोब के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका मेमोरी ग्लैंड है, तो यहाँ पर आपका ये आप ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। तो जो ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग निप्पल नाम देते हैं, और निप्पल के चारों ओर जो डार्क कलर का रीजन होता है उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, एरियोला नाम दिया जाता है। कई क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि एरियोला जो है वो कहाँ पर पाया जाता है। तो एरियोला जो है जो फीमेल का जो ब्रेस्ट होते हैं वहां पर आपको एरियोला देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जो है वो आपका जाएगा क्या, 15 से 20 लोब पाए जाते हैं आपके एक मेमोरी ग्लैंड में। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे जो है वो स्मॉल लोब्यूल पाए जाते हैं। तो लोब्यूल यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे हैं, और ये आपका हो गया क्या, लोब हो गया। उसके पास में आपको फैटी टिश्यू का बहुत सारा डिपोजिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे कह रहा है सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय। कह रहा है कि जो ह्यूमन में सेक्स है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वहां पर XY सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। अगर मेल अपना एक्स ट्रांसफर कर रहा है
तो लड़की पैदा होगी, अगर मेल अपना वाई ट्रांसफर कर रहा है तो वहां पर लड़का पैदा होता है। लेकिन जब फीमेल की तरफ से जब क्रोमोसोम आते हैं तो वहां से हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आता है। इसके लिए क्या होता है, आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कब सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमेशा मेल जिम्मेदार होता है, ना कि महिला होती है। हमारे समाज में एक कुरीति है कि जब भी कोई फीमेल जो है वो किसी लड़की को जन्म देती है तो वहां पर जो उनकी सास होती है वो महिला को कोस रही होती है कि तुम्हारी वजह से लड़की पैदा हुई। उनको अगर थोड़ा भी साइंस का ज्ञान हो, अगर नहीं है तो आप ज्ञान कराइए, उनसे कहिए कि भैया लड़की पैदा होने के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है आपका लड़का। तो यहाँ पर कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम स्पर्म के जिम्मेदार होते हैं। तो ये आपका जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगर एक्स एक्स होता है, अगर मेल स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी किए हुए है तो आपकी फीमेल बनेगी, और मेल वाई कैरी किए हुए है तो आपका मेल बनेगा। फीमेल का हमेशा यहाँ पर रहता है कौन सा क्रोमोसोम, एक्स रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ oogenesis इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जो आपका दो स्टेजेस है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस है और oogenesis है। तो यहाँ पर आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis को कह रहा है कि आप स्टेप में इसको अरेंज करिए। तो जब आप स्टेप में इसको अरेंज करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले आपका oogoनियम होता है। oogoनियम आपका 2n है, इसमें माइटोसिस होगी तो बनेगा आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और मियोसिस के बाद में ये क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। और जब ओव्यूलेशन हो जाएगा उसके बाद जब स्पर्म जो है वो सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज होता है तो आपका बनता है क्या, लास्ट में बन जाएगा ये फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, तो आप देखिए इसमें ऑप्शन मैच करा लीजिए। सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, oogoनियम आएगा, तो यानी कि बी ऑप्शन सबसे पहले आएगा। केवल एक ही स्टेटमेंट है जहां पर आपको बी सबसे पहले देखने को मिल रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट जाने वाला है। सबसे पहले आपका oogonia आएगा, फिर आपका आएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर आपका आता है क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जब इसके साथ में ओवम फ्यूज हो जाएगा तो ये आपका बन जाए, वो स्पर्म फ्यूज होगा तो आपका ये बन जाएगा और जाइगोट बनता है, और इससे पहले जो है ये ओवम बनेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड वाज नॉट स्टडीज बाय मेंडल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रेड जो है वो मेंडल द्वारा स्टडी नहीं किया गया। तो मेंडल के द्वारा जो ट्रेड स्टडी किए गए थे वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। तो यहाँ पर कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो उन्होंने लिया था सीड का शेप, या तो सीड जो है वो राउंड होगा या फिर झुर्रीदार होगा, सीड का कलर या तो फिर येलो कलर होगा या फिर ग्रीन कलर होगा। फ्लावर का कलर लिया था तो इन्होंने यहाँ पे वायलेट लिया था और पर्पल लिया था और व्हाइट लिया था। यहाँ पर आपसे कलर पूछ लिया गया है पिंक, तो ये आपका नॉट पूछा था, तो ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। मेंडल ने पिंक कलर नहीं लिया था, वो पिंक कलर नहीं लिया था उन्होंने लिया था वायलेट और पर्पल कलर, तो यहाँ पर आपका ए स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा। और उन्होंने लिया पॉड का साइज, एक था इन्फ्लेटेड यानी कि फूला हुआ, और दूसरा था रिस्ट्रिक्टेड यानी कि सिकुड़ा हुआ। पॉड का कलर यानी कि फली का जो कलर है वो हरे कलर की थी या फिर येलो कलर की थी। वहीं आपका फ्लावर पोजीशन था वो आपका एक्सियल था या फिर टर्मिनल था, और जो आपकी स्टेम की लेंथ थी वो या तो टॉल थी या फिर कैसी थी, शॉर्ट थी। तो ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर लिए गए थे। तो आपका नॉट में जाएगा, आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका उन्होंने कंसीडर नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है फेलियर ऑफ क्रोमेटिड टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इन। अगर क्या हो कि एनाफेज में जब क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट ना हो पाए अपने अपने पोल की तरफ, तो उस कंडीशन में कौन सी जो यहाँ पर प्लॉइडी जो है वो देखने को मिलेगी। तो उस कंडीशन को नाम देते हैं हम लोग क्या, एनीपुलॉइडी कहते हैं। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट जाएगा, फेलियर ऑफ क्रोमेटिड टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, या जिसको नॉन डिसजंक्शन भी कहते हैं, रिजल्ट इन द गेन। या तो एक सेल में गेन हो रहा होगा, या तो ये एक तरफ चले जाएंगे, एक तरफ गेन हो रहा होगा और एक तरफ क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होता, या तो गेन या फिर लॉस ऑफ ए क्रोमोसोम, एक कंडीशन नोन एज एनीपुलॉइडी। तो उस कंडीशन को क्या नाम देते हैं, एनीपुलॉइडी नाम देते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर जाएगा कौन सा, थर्ड स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट दी करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो करेक्टली मैच है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है उसके बारे में आप समझ लीजिए कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। कैसी है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, यानी कि एस जीन जो है वो आपका सिकल सेल के लिए है। जब दोनों पर होगा तभी ये डिजीज कॉज होगी, अदरवाइज डिजीज कॉज नहीं होगी। तो ये आपका डिजीज फिनोटाइप हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर एक पाया जा रहा है और एक नहीं पाया जाता, तो ये कैरियर है, ये खुद तो डिजीज नहीं करेगी, लेकिन जब कभी किसी कैरियर को अपना ये जीन डोनेट करेगी तो वहां पर ये डिजीज कॉज कर देगा। तो ये आपका सी और डी स्टेटमेंट आपका करेक्ट जाएगा। अब ये सिकल सेल एनीमिया होता कैसे, तो ये आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल होता है। ये आपका नॉर्मल है, यहाँ पर जी जो है
वो आपका GU में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि A जो है वो आपका U में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, यानी कि जो आपका GLU यानी ग्लूटामिक एसिड जो है वो वैलिन में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल जो आरबीसी का शेप ऐसा होता है। जब ये सिकल सेल हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये है ये हंसियाकार हो जाती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में हंसियाकार नहीं रहेगी, जब ये ऑक्सीजन को अपने आप से रिमूव कर देती है, यानी डीऑक्सीनेटेड कंडीशन में सिकल शेप इसका हो जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी और डी जाना चाहिए, यानी कि ए स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपसे कहा है ये मैच कराना है आपको कि कौन जो है साइंटिस्ट है और उन्होंने क्या डिस्कवरी की। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था अभी, क्या ये आपका ग्रिफिथ ने किया था, तो डी का आपका थर्ड जाएगा। तो दो स्टेटमेंट में डी का थर्ड जा रहा है, तो ये दोनों आपके आंसर नहीं जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जरा मैच करा लीजिए। तो सटन एंड बॉवेरी ने दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपका किसने दिया? सटन एंड बॉवेरी ने। स्टर्डीवेंट ने कहा था जो फर्स्ट जेनेटिक मैप है वो किसने बनाया था? ये स्टर्डीवेंट ने बनाया था। तो ये आपका हो जाएगा बी का फोर्थ। बी का फोर्थ आप देखिए किस में जा रहा है, तो बी का फोर्थ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट में जा रहा है, तो फर्स्ट आंसर जो है वो आपका करेक्ट जाएगा। वहीं पर हैनकिंग ने जो एक्स बॉडी है या सेक्स क्रोमोसोम जो है उसकी डिस्कवरी की थी, तो हैनकिंग आपका चला जाएगा फर्स्ट। और जो आपका बच रहा है कौन? कोई नहीं बच रहा, सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर सॉल्व हो चुके हैं। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका प्यूरिन एंड पिरामिडिन दोनों ही नाइट्रोजनस बेस होते हैं, तो कौन कौन से हैं? प्यूरिन और पिरामिडिन में आपका देखिए यहाँ पर प्यूरिन में आपका आता है एडेनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन में आता है साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। थायमिन जो होता है आपका डीएनए में होता है और आरएनए में आपका होता है क्या? यूरेसिल होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कह रहा है न्यूक्लियोटाइड आर नॉन एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल। तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। तो बी स्टेटमेंट हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू OH ऑफ, ये हो जाएगा आपको 5 प्राइम ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो हाँ, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है इन आरएनए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें आपका केवल बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और बाकी के सारे स्टेटमेंट जो है वो आपके सही है, क्योंकि जो आपका थियामिन जो होता है ये एक पायरिमिडीन है। तो ये आपका थियामिन जो है ये क्या है? पायरिमिडीन है। तो आपका ई स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है। और ए स्टेटमेंट तो सही है। तो अगर यहाँ पे ई ना होता, केवल क्या देते? ओनली बी देते, तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट सही जा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर आपसे पूछ लिया है अरेंज द गिवन स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन सीक्वेंसिंग फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड। यहाँ पर आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा गया है। कह रहा है कि आपका सीक्वेंस पूछ रहा है कि किस सीक्वेंस में होगी। तो सबसे पहले हम आइसोलेशन करते हैं किसका? डीएनए का। फिर उसके बाद हम उसका रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे। रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद में हम सैंपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद में हम लास्ट में उसको मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करेंगे। मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के बाद में इंक्यूबेट करते हैं प्रोब के साथ में, और लास्ट में हम एक्सरे या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो ये आपका बी सबसे पहले आना चाहिए, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन में आ रहा है। आइसोलेशन करने के बाद में हमने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया, तो फिर आपका ए आएगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट का हो गया, फिर ये सेकंड हो गया, फिर थर्ड स्टेट में आपका आएगा क्या? आपका डी आ जाएगा, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन लेवल। यहाँ आपके जो प्रोब किया है ना, इसको हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा क्या? थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद में। और ये आपका आ जाएगा क्या? ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा, ये बी स्टेटमेंट आपका सही जाएगा। ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग, तो पहले हमने देखिए ब्लॉटिंग की है। ब्लॉटिंग कहाँ गया? यहाँ पहले ब्लॉटिंग की है, बाद में हमने हाइब्रिडाइजेशन किया है। तो पहले आपका आएगा ये डी आएगा, फिर आपका आएगा क्या? सी आएगा। तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका सही जाएगा। पहले ब्लॉटिंग करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन बाद में करते हैं। ये आपका जैसे सिंपल हम लोग नॉर्मल वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, सेम उसी की तरह है। कहाँ से? सैंपल रन करने के बाद में वेस्टर्न ब्लॉटिंग की ही तरह ये टेक्निक होती है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने टोटल डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके आए हुए थे। कहाँ पर? CUET 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आए हुए थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे आपके साथ में CUET का जो नेक्स्ट पेपर हुआ था न्यू करके, उसके साथ में 2024 का। तो तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।